Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी 2025। ट्राई करेंगे कि पूरी ज्योग्राफी की रिवीजन को 1 से 2 घंटे के अंदर हम कवर अप कर पाए। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया है इंडिया का, और इंडिया वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितने परसेंट कवर करती है? 2.4%। अब ये मैप आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी की 11th की टेक्स्ट बुक के अंदर। इस मैप के अंदर नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का डिस्टेंस कितना है? 3214। ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक का कितना है आपका? 2933 किलोमीटर। ये सारी चीजें मेंशन है, तो आप इस मैप की हेल्प से भी काफी चीजें समझ सकते हो। फिर ये बीच से आपके यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इन सारी चीजों को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। हमें पता है कि इंडिया के नेबरिंग लैंड बॉर्डर्स के अंदर आपकी 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज में आपका नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और चाइना है। अब एक टर्म आती है वाघा कॉरिडोर। वाघा कॉरिडोर क्या है? ये एक नैरो स्ट्रिप है ऑफ टेरिटरी जो लोकेट करती है अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद ये ईस्ट की साइड स्ट्रेच करती है जो अफगानिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है, एंड ऑल्सो सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम तजाकिस्तान। पाकिस्तान को तजाकिस्तान से अलग करती है। अब उसके बाद नेबर्स की बात हो गई कि 7 ऐसी कंट्रीज हैं जहां से इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आइलैंड नेबर्स कौन कौन से हैं इंडिया के? 2 हैं। एक आपका श्रीलंका, दूसरा है आपका मालदीव्स। श्रीलंका की जहां तक की बात करें, इट्स सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय, किससे सेपरेट है? एक गुल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा है आपका पाक स्ट्रेट। वही जो मालदीव्स आइलैंड है वो किससे सेपरेट है? बाय एन 8 डिग्री चैनल फ्रॉम लक्षद्वीप आइलैंड। अब ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डायमेंशंस की। पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो जो हमारा मेनलैंड है इंडिया का, वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। कहां से कहां तक? लद्दाख टू कन्याकुमारी, जो नियर अबाउट आपका बनता है 3200 किलोमीटर। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो एक्सटेंड करता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहां से कहां तक? अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपके कच्छ रीजन तक, जो कि गुजरात के अंदर है, विच इज अबाउट नियर अबाउट 2900 किलोमीटर। अब उसके बाद और चीजें क्या बचती हैं? एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये एक विलेज थी, कहां पर? ग्रेट निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। लेकिन बाद में जब 2004 के अंदर सुनामी आई, जब ये जो पॉइंट था वो सबमर्ज्ड हो गया। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए अबाउट 6 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है किसको? इंदिरा पॉइंट को। कहां से? इंडोनेशिया से। नेक्स्ट, अब इंडियन मेनलैंड के कुछ मेजर पॉइंट को देखते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? आपका कन्याकुमारी है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल है, जिसकी लोकेशन कहाँ है? कराकोरम रेंज के अंदर। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है पॉइंट? आपका अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट है आपका गुजरात। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ के अंदर डिवाइड करता है। इसकी डिग्री क्या है? 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। अब जो साउदर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वो लाई करता है विद इन द ट्रॉपिक्स, और जो नॉर्थर्न पार्ट है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर। अब बात करते हैं कोस्ट लाइन की। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया, बट मैंने आपको ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के अंदर अपडेट किया था। एनसीईआरटी के अंदर अब भी अगर आप देखोगे तो आपको कोस्ट लाइन का डाटा यही मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अभी अपडेट नहीं है। लेकिन 2023 और 24 के अंदर आपका जो कोस्ट लाइन का डाटा है वो चेंज हो गया। पहले इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ होती थी 7517 किलोमीटर, जो 1970 के टाइम पीरियड पर डिसाइड की गई थी। बट अब ये चीज चेंज हुई है आफ्टर सो मेनी इयर्स, कि अब आपकी लेंथ क्या है टोटल कोस्ट लाइन की? 11098 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तो उसके अंदर आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है।
तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि कोस्ट लाइन चेंज हो चुकी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि नया डाटा क्या है 11098 किलोमीटर। इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट क्या है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में देखते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इट इज द लॉन्गिट्यूड दैट डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, जिससे हमारा कंट्री का टाइम चलता है। ये पास कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से एंड आंध्र प्रदेश से। और जितनी स्टेट्सों से पास होती है उनमें से कौन सी स्टेट की कैपिटल सबसे नजदीक है स्टैंडर्ड मेरिडियन के? वो है आपकी छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, और ये आपको याद भी होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ है, ये हमें पता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट से ये पास होता है। इट पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैक्सिमम लेंथ कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की? मध्य प्रदेश के अंदर। शॉर्टेस्ट कहाँ है? राजस्थान के अंदर। माही रिवर इज द ओनली रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी स्टेट की कैपिटल सबसे ज्यादा नजदीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? वो है आपकी झारखंड की कैपिटल रांची। अब ये जो डाटा है ये चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, बट आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये ऊपर की 4 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। व्हाट इज फिजियोग्राफी? फिजियोग्राफी एक ज्योग्राफी की वो ब्रांच होती है जो किसी भी अर्थ सरफेस के फिजिकल फीचर की स्टडी करती है। अब फिजिकल फीचर क्या होते हैं? हमने इंडिया का मैप देखा, अब हमें पता है फिजिकल फीचर क्या होंगे। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन एरिया, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर पानी है। तो वो सारी चीजें क्या होगी? वो हमारे कंट्री के फिजिकल फीचर्स हो गए। तो अभी हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। अब इंडिया की फिजिकल डिवीजन की बात करें तो फिजिकल ही हम इंडिया को 6 पार्ट्स के अंदर मेनली डिवाइड करते हैं। एक आपके हिमालयास, दूसरा आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, तीसरा है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, चौथा है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, पांचवा इंडियन आइलैंड्स और 6th इंडियन डेजर्ट। अब वन बाय वन इनके बेसिक फीचर्स देखते हैं। ये यहाँ पर इनका मैप है। ऊपर आपके हिमालयाज हो गए, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन या इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, ये आपका डेजर्ट हो गया, ये आपका कोस्टल प्लेन्स हो गया, ये आपके आइलैंड हो गए, कौन सा रह गया? यस, ये रह गया, ये आपका बीच का पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन रह गया। तो यहाँ पर आप मैप की हेल्प से भी इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले हिमालयाज की। हिमालयाज हैं यंगफॉल माउंटेन्स हैं, फॉर्म कैसे होते हैं? बाय कन्वर्जेंस ऑफ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये एक्ट करते हैं कैसे? एज अ डिवाइडिंग रेंज बिटवीन द तिब्बतियन प्लेट्यू नॉर्थ की साइड एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द साउथ। ये वाटर डिवाइड की तरह भी काम करते हैं बिटवीन इंडो गैंगेटिक एंड तिब्बतियन रिवर सिस्टम के बीच। अब लैटिट्यूडनल डिवीजन अगर हिमालयाज की करते हैं तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रांस हिमालयाज, हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। ये होगी लैटिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से हिमालय की डिवीजन। अब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें हम तो हम इसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज। दोनों तरीके से समझते हैं। ये आपका यहाँ पर पूरा हिमालयाज का मैप है। आपको ऊपर कराकोरम रेंज दिख रही है, उसके नीचे आपकी यहाँ पर लद्दाख रेंज है, उसके नीचे आपकी जास्कर रेंज है, उसके नीचे आपकी धौलाधार रेंज है, यहाँ पर आपकी पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पर ये श्रीनगर हो गया, ये आपके हिंदू कुश के माउंटेन्स हो गए, ये यहाँ पर आपका माउंटेन कैलाश है। इधर यहाँ से ब्रह्मपुत्र फ्लो होना स्टार्ट करती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंट्री करती है। यहाँ से आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा स्टार्ट करती है और ये पूरे लास्ट में जाकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। और यहाँ से आपकी इंडस रिवर स्टार्ट करती है और फिर बाद में पाकिस्तान की तरफ होते हुए लास्ट में अरेबियन सी में चली जाती है। अब बात करते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से। सबसे पहले है ट्रांस हिमालयास। नेम डिनोट कर रहा है टू द हिमालयन रेंजेस विच आर नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। Stretch is an east-west direction for a distance of about 1000 किलोमीटर। एवरेज एलिवेशन कितना है? अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर अबव मेन सी लेवल। मेन प्रोमिनेंट रेंज कौन सी है ट्रांस हिमालयाज की? आपकी कराकोरम रेंज जो अभी हमने मैप में देखी, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। अब सबसे पहले बात करते हैं कराकोरम रेंज की।
It is the northernmost range of the Trans Himalayas in India. First thing, it forms India boundary with Afghanistan and China. Second thing, the average width of this range is 110 to 130 kilometer. Next, it is home to some of the highest peaks and the largest glaciers in the world. K2, जिसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी रेंज के अंदर लाई करता है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 8611 मीटर हाई एंड सेकंड हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड की. फर्स्ट आपका माउंट एवरेस्ट है. सियाचिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर दोनों ही इसी रेंज के ऊपर लाई करते हैं. लद्दाख रेंज, इट कंसिडर द साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द कराकोरम रेंज. फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द माउथ ऑफ द शोक रिवर इन नॉर्थ कश्मीर, वहां से लेकर इट एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहां तक, towards the Indo-Tibetan borders तक. Next, the Deosai mountain situated toward the southwest of the Indus River, कहाँ पर, POK वाले रीजन में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में, are occasionally considered part of the Ladakh range. उसको भी occasionally हम लद्दाख रेंज का पार्ट मानते हैं. कैलाश रेंज in western Tibet is also considered a westward, वेस्ट की तरफ लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है. जास्कर रेंज के बारे में पढ़ते हैं. इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयन रेंज. दिस रेंज एक्सटेंड कहां से कहां तक, साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द सुरू रिवर टू द अपर करनाली रिवर तक. कामेट पीक, जो कि पीक है 25,446 फीट, इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज. नेक्स्ट, अब बात करते हैं हिमालयन रेंज की. अल्टरनेटिव नेम, इसको आप कई नामों से बोलते हैं, हिमाद्री भी बोल सकते हैं, हिमावन भी बोल सकते हो. कंपोजिशन, हिमालयन रेंज इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ uplifted sedimentary and metamorphic rocks. बाउंड्रीज की बात करें, दे आर बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट में कराकोरम एंड हिंदू कुश रेंज है इसके. नॉर्थ के अंदर आपका तिब्बतियन प्लेट्यू और साउथ के अंदर आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. साउदर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज जो है वो वेल डिफाइंड है बाय द फुटहिल्स, बट जो नॉर्थन बाउंड्री है वो मर्ज करती है विद द एज ऑफ तिब्बत प्लेट्यू. एक्सटेंट की बात करें, द रेंज ऑफ द मेन हिमालय स्ट्रेचेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 2400 किलोमीटर फ्रॉम कहां से, इंदस जॉर से इन द वेस्ट की साइड और ब्रह्मपुत्र जॉर इन द ईस्ट की साइड. अब बात करते हैं तीसरे, ईस्टर्न हिल्स और यू कैन से पूर्वांचल. Up through the region of Dihang Gorge, the Himalayas take a rapid southward turn. वो एक रैपिड साउथवर्ड टर्न आता है, किसकी वजह से, सिंटेक्शियल बैंड की वजह से. सिंटेक्शियल बैंड को भी हम स्टडी करेंगे, पहले ही कर लेते हैं. एंड जिससे कि क्या बनते हैं, एक सीरीज बनती है लो हिल्स की. कलेक्टिवली इन हिल्स को क्या बोला जाता है, पूर्वांचल, एज बिकॉज कि ये लोकेट करती हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, इसलिए. दे एक्सटेंड कहां से कहां तक करती हैं, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ की तरफ से लेकर मिजोरम इन द साउथ की तरफ. एंड दीज हिल कंस्टिट्यूट इंडियाज बॉर्डर किसके साथ, म्यांमार के साथ. अब देखते हैं कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस जो पूर्वांचल के अंदर इंक्लूड होते हैं. पहला है आपका पटकईबम, नॉर्थन मोस्ट रेंज है पूर्वांचल की, लाई करती है कहां पर, बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच. नागा हिल्स है, ये लाई करती है साउथ ऑफ द पटकईबम, अलॉन्ग विद पटकईबम फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन किसके बीच, इंडिया और म्यांमार के बीच ही. मणिपुरी हिल्स है, नागा हिल्स के साउथ में है, और द बेरेल रेंज स्प्लिट्स द नागा हिल्स फ्रॉम द मणिपुर हिल्स. मिजो हिल्स और लशे हिल्स की जहां तक की बात है, दे लाई टू द साउथ ऑफ मणिपुरी हिल्स. अब ये यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है, मैप के अंदर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. ये आपके नागा हिल्स हो गई, इधर आपकी गैरू खासी जैंतियार हिल्स हो गई, ये आपकी यहाँ पर मिजो हिल्स हो गई, ये आपकी बरेल रेंज हो गई, तो ये भी आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास. अब रीजनल के बेसिस पे देखते हैं, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड आसाम. पंजाब हिमालयास, it lies between the Indus River in the west and Satluj River in the east. The majority of this region lies in the state of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Hence, they are known as Kashmir और Himachal Himalayas. Nearly all the ranges जो आपकी कराकोरम है, पीर पंजाल, लद्दाख, जस्कर, धौलाधार, वो सभी इसी सेक्शन के अंदर लाई करती हैं. और ये डोमिनेट करता है किससे, हाई स्नो कवर्ड माउंटेन से. डीप जॉर्ज मिलेंगे आपको यहाँ पर, और बहुत हाई माउंटेन पासेस भी मिलेंगे. कुमाऊं हिमालय की बात करें तो ये लाई करता है बिटवीन द सतलुज रिवर वेस्ट की तरफ और काली रिवर ईस्ट की तरफ, और इसको ग्रेवाल हिमालयाज भी बोला जाता है वेस्ट की तरफ.
अगर कश्मीरी हिमालय से इनको कंपेयर करें तो ये रीजन ज्यादा लॉफ्टियर माना जाता है। प्रोमिनेंट पीक की बात करें तो नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, दुनागिरी, कमेत, बद्रीनाथ, ये सारी पीक जो है वो कुमायूं हिमालयास के अंदर ही लाई करती हैं। एंड दिस रीजन इज होम टू सम ऑफ द मेजर हिल स्टेशन, जैसे कि आपका नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। नेपाल हिमालयास की बात करते हैं, ये स्ट्रेच करता है काली रिवर वेस्ट की तरफ, तिस्ता रिवर ईस्ट की तरफ, और मेजोरिटी ऑफ दिस सेक्शन जो है वो नेपाल के अंदर लाई करता है, इसीलिए इसको नेपाल हिमालयास बोला जाता है। और इस सेक्शन के अंदर आपको टॉलेस्ट पीक मिलेगी वर्ल्ड की, जिसके अंदर आपका माउंट एवरेस्ट भी इंक्लूड है, कंचनगंगा भी इंक्लूड है, धौलागिरी भी इंक्लूडेड है, और फेमस वैली जो है काठमांडू की वो भी इसी रीजन के अंदर लाई करती है। अब बात करते हैं असम हिमालय की। इट इज अ सेक्टर ऑफ द हिमालयाज जो लाई करता है बिटवीन तिस्ता रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। इन इंडिया के अंदर बात करें, इट कवर्स द स्टेट असम और अरुणाचल प्रदेश, और ये जो सेक्टर है वो कम है एलिवेशन के अंदर जब हम नेपाल हिमालय से इनको कंपेयर करें। अब हिमालयाज जो है एक सडन टर्न लेते हैं साउथ की तरफ इन द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसकी वजह से जो रेंज है हिमालयाज की असम के अंदर आर अरेंज्ड इन नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। प्रोमिनेंट पीक की बात करें, नामचा बरवा, गयाला पैरी, कैंगतो एंड नेगी कांगसांग, ये सारी पीक इसी के अंदर लाई करती हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, नामचा बरवा। यहाँ पर मैप में भी आपको समझ में आ जाएगा, ये इंदस रिवर है, सतलुज रिवर है, बीच में हो गए पंजाब हिमालय, फिर सतलुज रिवर है, काली रिवर है, बीच में हो गया कुमायूं हिमालय, फिर काली रिवर है, तिस्ता रिवर है, बीच में हो गए नेपाल हिमालय, फिर ये तिस्ता रिवर से इस साइड जब हम आते हैं इधर दिहांग रिवर है आपकी, बीच में आपके हो गए असम हिमालय। नेक्स्ट अब देखते हैं सिंटेक्शियल बैंड्स ऑफ हिमालयास क्या कहते हैं। अब देखो, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड एक एस्टिमेट है, तो द ईस्ट वेस्ट ट्रेंड जो होता है ना हिमालय रेंज का, वो सडनली टर्मिनेट होता है और कंटिन्यूअस रेंज की वजह से एक शार्प टर्न लिया जाता है। उन्हीं शार्प टर्न को बोला जाता है सिंटेक्शियल बैंड्स ऑफ द हिमालय, वेस्टर्न साइड भी और ईस्टर्न साइड भी। अब पहले वेस्टर्न साइड्स की बात करें तो आपका यहाँ से टर्न लिया जाता है, वो है जगह क्या है, नांगता प्रभात, खाइबर पास के पास। वहीं ईस्टर्न की बात करें तो वो जगह है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पर दिहांग जॉर्ज के पास, नियर आपकी जो नामचा बरवा की हाईएस्ट पीक है उसके पास। तो बस इतना ही है, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। मैप के अंदर आपको दिख रहा है जो ये पूरा रीजन है ये आपका बनता है इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब इसको पढ़ते हैं, इसको हम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कह सकते हैं और ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपको एल्यूवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं ऑफ मेजर 3 रिवर्स जो हैं, इंदस के मिलेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के, और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी। इट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ये हमें पता है। अलोंग बीइंग द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, ये ऑल्सो होल्ड करता है लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन इन द वर्ल्ड। तो आपका जो ये रीजन है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा वर्ल्ड का एल्यूवियल प्लेन भी कहलाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंड करते हैं ये साउथ ऑफ द हिमालय से लेकर पेनिनसुलर प्लेट्यू की एज तक। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो इंदस के माउथ से लेकर वेस्ट की साइड से लेकर टू द गंगा के ईस्ट के माउथ ऑफ द गंगा इन द ईस्ट तक ये एक्सटेंड करते हैं। बाउंड्रीज की बात करें, दे आर बाउंडेड बाय शिवालिक रेंज नॉर्थ की तरफ, द डेजर्ट वेस्ट की तरफ, पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ की तरफ, और पूर्वांचल हिल्स ईस्ट की तरफ। ये बाउंड्रीज हो गई। लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ क्या है इस ट्रैक की, 3200 किलोमीटर, ऑफ विच अराउंड 2400 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर लाई करता है, और जो रेस्ट है वो कहाँ लाई करता है, बांग्लादेश के अंदर। विड्थ की बात करें, एवरेज विड्थ है आपकी 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक। वेस्ट की साइड वाइडेस्ट है, वेयर देयर विड्थ गोज अप टू 500 किलोमीटर एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट, जहां पर जो विड्थ है वो श्रिंक हो जाती है टू 60 to 100 किलोमीटर तक। एरिया की बात करें, टोटल एरिया 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये ऑक्यूपाई करते हैं, जो इनको लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन बनाता है वर्ल्ड के अंदर। स्टेट कौन कौन सी कवर होती है इसके अंदर, आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम भी। एक्सट्रीम हॉरिजेंटलिटी की बात करें, इज एन इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्लेन का, विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अराउंड 200 मीटर एंड द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ अबाउट 291 मीटर अबव द मेन सी लेवल। सॉइल कवर की बात करें, द रिवर कमिंग फ्रॉम द
नॉर्थन माउंटेन कैरी अ ह्यूज लॉट ऑफ सेंडिमेंट्स आते हैं उनके साथ, जो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेन्स के अंदर। इसीलिए ये जो रीजन होता है वो काफी फर्टाइल रीजन होता है और यहाँ पर काफी अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसी वजह से होता है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। शेप है रफली ट्रायंगुलर शेप है, ब्रॉड बेस लाई करता है एट द साउथर्न एज ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन। यहाँ से ड्रैप होता है डाउनवर्ड्स कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। एक्सटेंड की बात करें, नॉर्थन बाउंड्री इज एन इरेगुलर लाइन रनिंग कहाँ से स्टार्ट करती है, कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली हिल्स तक टू एरिया नियर दिल्ली, विच देन रफली मूव हो जाता है पैरेलल टू यमुना एंड द गंगा कहाँ तक, अप टू द राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा तक। बाउंड्री की बात करें, हिल रेंजेस से सराउंडेड है तीनों तरफ से। नॉर्थ के अंदर बाउंडेड है बाय द अरावली रेंज, विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, बाड़मेर रेंज एंड द राजमहल हिल। वेस्ट की साइड बाउंड है वेस्टर्न घाट से, ईस्ट की साइड बाउंड है ईस्टर्न घाट से। एरिया की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया विद एन एरिया ऑफ 16 lakh square kilometer and the area occupied by the peninsular plateau equals almost half of the area of the कंट्री। मतलब एक एरिया में सिर्फ ये फिजियोग्राफिक डिवीजन और बाकी सभी फिजियोग्राफी डिवीजन को आप मिला दो तो एरिया ऑलमोस्ट सेम बैठेगा। कंपोजिशन की बात करें, द ओल्ड टेबुलर ब्लॉक इज मेड ऑफ सिस्ट एंड आर्चेनियन जिनेसिस, regarded as a stable shield that has not had many structural alteration its first form। अब स्लोप की बात करें, द पेनिनसुलर ब्लॉक स्लोप मोस्टली फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यही रीजन है कि मेजर पेनिनसुलर रिवर नर्मदा और तापी को छोड़कर वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ड्रेन कहाँ होती है लास्ट में, बे ऑफ बंगाल के अंदर। एलिवेशन की बात करें, द एवरेज हाइट है पेनिनसुलर प्लेट्यू की ऑफ इंडिया इज 600 to 900 मीटर अबव द मेन सी लेवल। ये मेजर प्लेट्यूज दे रखे हैं यहाँ पर आपके मैप के अंदर, ये मालवा, बुंदेलखंड, बागलखंड, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मैडन, कर्नाटक। और ये जो लाइन है ये आपकी हो गई वेस्टर्न घाट की लाइन, इधर आपकी हो गई ये ईस्टर्न घाट की लाइन। ये आपकी मतलब यहाँ आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। यहाँ पर ये आपकी अरावली रेंज जो है वो लाए करती है। अब थोड़ा सा वेस्टर्न घाट के बारे में भी देख लेते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट का रीजन हो गया। वेस्टर्न घाट के अंदर भी ऐसे डिवीजन की जाती है बट इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लो। वेस्टर्न घाट known as Shadri refer to the mountain range that runs parallel to the west coast of the peninsular plateau. Location क्या है, to the east of this mountain range lies the Deccan Plateau, to the west lie the coastal plains and the Arabian Sea। यहाँ आपकी अरेबियन सी है, यहाँ आपका कोस्टल प्लेन हो गया, इधर आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो ये पैरेलली रन करता है नियर द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी फ्रॉम द तापी वैली टू अ पॉइंट ऑफ नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी। तापी वैली आपकी यहाँ से हो गई, यहाँ पर आपका कन्याकुमारी होगा। इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु एज वेल एज 2 यूनियन टेरिटरी आती है यहाँ पर, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी। स्लोप की बात करें, द वेस्टर्न घाट राइज अब्रप्टली फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हाउएवर ऑन द ईस्टर्न साइड उनके स्लोप क्या है, जेंटल है। अब आपसे कोई पूछे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, तो आपकी हाईएस्ट पीक है अनाय मुंडी, जो अन्नमलाई हिल्स के ऊपर ही लाए करती है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ी गलत लग रही है तो एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। नाम यही है पर स्पेलिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है और अभी माइंड में याद नहीं आ रहा, तो एक बार इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट। अबाउट की बात करें, द वेस्टर्न घाट रेफर टू अ सीरीज ऑफ discontinuous range of mountains that border the eastern edge of the Indian peninsular plateau and run almost parallel to the east coast of India. Location की बात करें, to the west of this range lies the Deccan Plateau and to the east lie the coastal plains। सिंपल सा है। नॉर्थ साउथ से एक्सटेंड की बात करें, महानदी रिवर से जो आपकी नियर अबाउट यहाँ फ्लो करेगी, महानदी रिवर से कहाँ तक, तमिलनाडु तक ये एक्सटेंड करता है। अब इसकी ईस्टर्न घाट की आपसे कोई पूछे हाईएस्ट पीक क्या है तो वो है आपकी महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी हो गई, वेस्टर्न घाट की अनायमुंडी हो गई। लेकिन फर्क ये, जो वेस्टर्न घाट की अनायमुंडी है वो सेम पीक ही पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी हाईएस्ट पीक है। वहीं ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी जो है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है तो वो सिर्फ ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। दिख भी रहा होगा
इस रीजन को हम कच्छ कह देते हैं, इस रीजन को हम काठियावाड़ रीजन कहते हैं। ये जो एरिया है इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर नीचे वाले जो एरिया है इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। वैसे ही इधर जो ये एरिया है कोस्टल प्लेन्स का, उत्कल प्लेन कहते हैं। फिर नीचे वाले एरिया को नॉर्थन सरकार, फिर नीचे वाले को कोरोमंडल कोस्ट। The coastal plains of India refer to the stretch of narrow coastal strip lying between the edges of the peninsular plateau and the coastline of India. They constitute one of the 5 physiographic division of India. ठीक है, अब आगे अलग अलग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। लोकेशन दे लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। सिंपल है। स्प्रेड दे स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी इन द साउथ। स्टेट कौन कौन सी कवर होती है? These plains begin in the state of Gujarat and stretch through Maharashtra, Goa, Karnataka up to केरला तक। विथ की बात करें, विद एन एवरेज विथ ऑफ अबाउट 65 किलोमीटर, दे आर क्वाइट नैरो इन द मिडल एंड अ बिट ब्रॉडर इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट। नेचर की बात करें, दे आर एन एग्जांपल ऑफ सबमर्जेंट कोस्ट लाइन, thus प्रोवाइडिंग नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। अगर आप अपने सी पोर्ट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे आपको मेनली जितने सी पोर्ट्स हैं वो वेस्ट की साइड ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। लोकेशन सिचुएटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। सिंपल है, डिसकंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स के जो कोस्टल प्लेन है वो भी डिसकंटिन्यूअस है, उस साइड के आपके माउंटेन्स भी आपको थोड़े से डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? सुब्रमण्य रेखा रिवर से लेकर अलोंग द वेस्ट बंगाल ओडिशा बॉर्डर से लेकर लास्ट में जाकर कन्याकुमारी तक। विथ क्या है? एवरेज विथ है अराउंड 120 किलोमीटर, ऑल्दो दे मे बी एज वाइड एज 200 kilometer in the deltic region and as narrow as 35 kilometer in between the deltas. Overall ये wider है as compared to western coastal plain. Formation की बात करें, it has been formed as a result of the alluvial fillings by the river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. It also contains some large deltas. Nature की बात करें, they are an example of emergent coastline, इसलिए not provided natural condition for the development of ports. अब बात करते हैं इंडियन आइलैंड्स की। एक आपका लक्षद्वीप, एक आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोनों की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लोकेट कहाँ करते हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एक्सटेंट की बात करें 45 डिग्री नॉर्थ टू 13 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ और 92 डिग्री 12 मिनट ईस्ट से लेकर 93 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक। उसके बाद मेजर आइलैंड कौन कौन से हैं? इसके अंदर आपको 500 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप है जिसको 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में बांटा गया है, अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स। अब बात करें लक्षद्वीप की, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो लोकेट करता है अरेबियन सी के अंदर क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। इसके अंदर है आपका 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ और साथ में 71 डिग्री 45 मिनट ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। मेजर आइलैंड की बात करें इस ग्रुप के अंदर, तो लक्षद्वीप का लिटरली मीन होता है 1 लाख आइलैंड, एक्चुअली कंसिस्ट करते हैं 25 स्मॉल आइलैंड्स को। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट, जिसको कहा जाता है थार डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सिचुएट कहाँ करता है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स के। ये रीजन है काफी लिमिटेड रेनफॉल यहाँ पर होती है, नियर अबाउट 150 mm पर ईयर, और उसी की वजह से यहाँ पे आपको क्लाइमेट ड्राई मिलता है, जो वेजिटेशन है वो स्पार्श मिलता है। इसको नॉर्मली मरुस्थली भी बोला जाता है इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। अब मिसोजोइक एरा के अंदर ये बिलीव किया जाता था कि ये जो एरिया था वो अंडर वाटर था। एविडेंस क्या है इसके लिए? फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द अकल्स वुड फॉसिल पार्क एंड सी डिपॉजिट्स नियर ब्रह्मसर, बोथ लोकेटेड कहाँ पर लोकेट करते हैं? क्लोज टू जैसलमेर। दीज wood fossils are estimated to be around 180 million years old एवरेज ओनली। ठीक है, जो लूनी रिवर है वो प्राइमरी सिग्निफिकेंट रिवर है डेट फ्लोज थ्रू द साउथर्न पोर्शन ऑफ द डेजर्ट रीचिंग द अरेबियन सी थ्रू द रन ऑफ कच्छ। ये एक लौती ऐसी रिवर है जो यहाँ फ्लो करती है। ये यहाँ पर आपकी थार डेजर्ट की लोकेशन हो गई, ये वाला जो एरिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये पूरा आपका मैप है, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जो है वो याद रखनी है। जैसे ऊपर आपकी यहाँ से यमुना फ्लो कर रही है, उसके बाद गंगा फ्लो कर रही है, यहाँ पर घाघर रिवर है, तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी रिवर्स की जो लोकेशन है वो देख लेनी है। यहाँ पर ये महानदी रिवर है, ये आपकी कृष्णा रिवर है, इस टाइप से आपकी यहाँ पर ये कावेरी रिवर है, यहाँ पर आपकी नर्मदा रिवर है, ये आपकी तापी रिवर है।
तो ये थोड़ी सी लोकेशन हमें यहाँ से देख लेंगे। ऊपर आपकी इंदस है, फिर रावी है, ब्यास है, ये आपकी सतलुज है, ये यहाँ पर आपकी चेनाब है, ये यहाँ पर आपकी झेलम है, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर एंटर हो रही है। यहाँ पर ये आपकी लूनी रिवर है। फिर नीचे इधर की साइड से यहाँ पर आपकी चंबल रिवर है, फिर बेतवा रिवर है, इधर आपकी कोसी रिवर है। तो ये सारी आपकी रिवर्स हो गई। अब मेजर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंदस रिवर सिस्टम। द इंदस राइजेस कहाँ से राइज होते हैं? नॉर्थन स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, याद रखना है। इट हैज अ लार्जर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और टोटल लेंथ है इसकी 2897 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट नियर कराची, वेयर जहाँ से ये अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। नियर अबाउट इतने 2897 में से 700 किलोमीटर जो है ये इंडिया के अंदर लाए करती है। इट एंटर्स द इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर बाय फॉर्मिंग अ पिक्चर्स्क्यू जॉर्ज। इन द कश्मीर रीजन ये काफी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है, जिनका नाम है जास्कर, श्योक, नुब्रा एंड हुंजा। इट फ्लो बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंज एट ले। इट क्रॉसेस द हिमालय थ्रू 5181 meter deep gorge near Attock, which is lying north of the Nanga Prabhat. द मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन से इंदस रिवर की? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज। अब इनके बारे में भी देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में भी मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं झेलम के बारे में। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्प्रिंग नियर विरनांग, विच इज लोकेटेड कहाँ करता है? साउथर्न मोस्टर्न रीजन ऑफ कश्मीर के अंदर। वहां से आफ्टर एंटरिंग द नॉर्थवर्ड फेसिंग वूलर लेक, इट सब्सिक्वेंटली एम्पटी कहाँ हो जाती है? बारामूला के अंदर। इट एंटर्स अ डीप जॉर्ज क्रिएटेड बाय द रिवर इन द पीर पंजाल माउंटेन बिटवीन बारामूला एंड मुजफ्फराबाद। अब बात करते हैं चेनाब की। कन्फ्लुएंस है दो रिवर का, द चंद्रा एंड द भागा का, जो विच कम्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ बारालाचा पास इन लाहौल। लाहौल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो लाहौल और स्पीति आपने सुना होगा। गिविंग राइज टू द चेनाब। इन हिमाचल प्रदेश इसको बोला जाता है चंद्रभागा। रवि की बात करते हैं। Has its beginning close to the रोहतांग पास in the कांगड़ा Himalayas and travel in the northwest direction। रोहतांग पास भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। When it enters the पंजाब plain at मधोपुर, ये it cuts a deep gorge in the धौलाधार mountain before turning southwest around कहाँ से? डलहौजी। ब्यास, ब्यास कुंड which is also close to रोहतांग पास, जहाँ से ब्यास रिवर शुरू होती है। ये मनाली और कुल्लू से पास होती है, where its lovely valley is referred to as the कुल्लू वैली। सतलुज, राकस लेक तिब्बत से स्टार्ट होती है, विच एज अ स्ट्रीम कनेक्टिंग इट टू द मानसरोवर लेक इज वेयर द सतलुज स्टार्ट। एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के अंदर एट द शिपकी पास, वहां से वेयर इट जॉइंस द स्पीति रिवर फॉर्मली फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट की साइड। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर रिवर विच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलुज रिवर। तो देखो, इंदस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही रिवर का मेजर सोर्स क्या है? मानसरोवर लेक। इट इज 3848 किलोमीटर लॉन्ग, अ लिटिल लॉन्गर देन द इंदस रिवर। तो देखो, सबसे बड़ी लेंथ है ब्रह्मपुत्र रिवर की, फिर है इंदस की, फिर है गंगा की। बस डिफरेंस क्या है कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर कौन सी फ्लो होती है? गंगा फ्लो होती है। नेक्स्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, इट फ्लो पैरेलल टू द हिमालय इन द ईस्टवार्ड डायरेक्शन। व्हेन इट रीचेस नामचा बरवा, वहां से ये लेती है यू टर्न एंड एंटर करती है इंडिया के अंदर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहां इसको बोला जाता है दिहांग रिवर। इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, और वहां पर काफी ऐसी टेरिटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनसे ये कनेक्ट करती है। द ब्रह्मपुत्र है द ब्रेडेड चैनल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ इन असम। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र कहाँ फ्लो करती है? असम के अंदर। इस रिवर को तिब्बत के अंदर क्या बोला जाता है? सांगपो। इट रिसीव्स लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड हैज लेस सिल्ट इन द तिब्बत रीजन। बट जब इंडिया की बात करें, द रिवर पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन एंड एज सच द रिवर कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ silt. It is considered one of the largest river in India in terms of volume. It is known for creating calamities in Assam और बांग्लादेश। कि असम और बांग्लादेश के अंदर अगर फ्लड वगैरह की सिचुएशन होती है, उसका मेजर रीजन माना जाता है ब्रह्मपुत्र को। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम। ओरिजिनेट एज अ भागीरथी, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर बिफोर इट रीचेस देवप्रयाग इन द ग्रहेवाल डिवीजन, द मदाकनी, पिंडार, धौली गंगा एंड
Vishan Ganga river merge into the Alaknanda and the Bheling drain into the Bhagirathi. The Pindar river rises from East Trishul and Nanda Devi unites with the Alaknanda at Karanprayag. The Mandakini meets at Rudraprayag. The water from both Bhagirathi and Alaknanda flows in the name of Ganga at Devprayag. अब देखो वैसे तो क्या होता है, अलकनंदा भागीरथी जो गंगा से पहले बन होती है, भागीरथी रिवर है। सिंपल सी बात लैंग्वेज में समझो, भागीरथी एक रिवर का नाम है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा एक दूसरी रिवर है। अलकनंदा भागीरथी रिवर से मिलने से पहले भी 4 रिवर से मिलती है, लेकिन अलकनंदा का नाम चेंज नहीं होता, अलकनंदा का नाम अलकनंदा ही रहता है, रिवर का नाम। और जो 4 अलग अलग से मिलती है वो 4 आपके प्रयाग बनते हैं उत्तराखंड के अंदर, जिनके काफी रिलीजियस सेंटिमेंट जिनसे लोगों के जुड़े हुए हैं। अब जब लास्ट में अलकनंदा देव प्रयाग के ऊपर भागीरथी के साथ मिलते हैं, दोनों रिवर मिली, वहां से उनका नाम बन जाता है गंगा। और वहां से जो आगे देवप्रयाग से आगे जो रिवर फ्लो होती है फिर उसको कहा जाता है गंगा रिवर। ये गंगा रिवर का पूरा मैप है। ये आपकी गंगा रिवर है। देखो इस साइड से भी काफी रिवर्स गंगा के अंदर मिलती है, इस तरफ से भी मिलती है। इस तरफ की बात करें, सबसे पहले राम गंगा मिलती है, फिर गोमती रिवर, फिर घाघर रिवर, फिर गंडक, फिर बिहार के अंदर कोसी, फिर लास्ट में महानंदा। ऐसे करके सारी रिवर्स जो है गंगा के अंदर मिलती है। इधर से बात करें तो पहले ये यमुना रिवर गंगा के अंदर मिलती है, पर यमुना रिवर जब गंगा के अंदर मिलती है उससे पहले यमुना के अंदर काफी रिवर्स मिल चुकी होती हैं, जैसे आपकी चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर और केन। उसके बाद जो है यमुना गंगा के अंदर मिल जाती है, फिर गंगा के अंदर सोन रिवर मिल जाती है, लास्ट में यहाँ पर दामोदर रिवर मिल जाती है। नेक्स्ट यमुना के बारे में बात करते हैं। इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बांद्रा पौंच पीक इन उत्तराखंड। द मेन ट्रिब्यूटरी joining the river include the Sindh, Hindon, Betwa, Ken and Chambal. The Tans is the largest tributary of the Yamuna. The catchment of the river extend to the state of Delhi, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh. अब बात करते हैं साउथ की साइड की रिवर की। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। इट राइजेस टू द सबमिट ऑफ, कहां से राइज करती है, अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। इट आउटलाइंस द ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच में फ्रंटियर का काम करती है। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओनली द नर्मदा और तापी एंड द माही रिवर, ये 3 ऐसी रिवर हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। बाकी जितनी पेनिनसुलर रिवर हैं वो सारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी इन द बैरोच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। लास्ट में ये गुजरात की बैरोच डिस्ट्रिक्ट से अरेबियन सी में मिल जाती है। अब बात करते हैं तापी की। सेंट्रल इंडियन रिवर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जो रन करती है ईस्ट से वेस्ट। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ईस्टर्न सतपुरा रेंज से ऑफ साउदर्न मध्य प्रदेश स्टेट। इट फ्लो करती है वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, ड्रेनिंग सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस लाइक मध्य प्रदेश निमार रीजन, ईस्ट विदर्भा रीजन, महाराष्ट्र खंडेश इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड साउथ गुजरात बिफोर ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी। लास्ट में वहां जाकर मिल जाती है। द रिवर बेसिन ऑफ तापी रिवर लाई मोस्टली इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ये रिवर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश की भी कवर करती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट गुजरात की भी कवर करती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की, वागर रिवर, अने रिवर, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर एंड बोरी रिवर। अब बात करते हैं गंगोत्री की। इसको सेकंड लार्जेस्ट कोर्स भी कहा जाता है इन इंडिया विद ब्राउनिश वाटर, और इसको साउथ की साइड दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दिस इज ऑफन रेफर टू एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा। सीजनल रिवर है, ड्राई ड्यूरिंग द समर एंड वाइडन्स ड्यूरिंग द मानसून। देखो पेनिनसुलर जितनी भी रिवर है वो सारी ही सीजनल रिवर्स होती हैं, ना कि पूरे साल उनमें पानी रहता है। जहाँ की एज कम्पेयर टू नॉर्थर्न रिवर्स, नॉर्थ रिवर्स में आपकी गंगा है, यमुना है, इनके अंदर आपको सारे साल पानी मिलता है। ये पेरिनियल रिवर्स हैं, और वही जो पेनिनसुलर रिवर्स है वहां आपको पूरे साल जो है पानी नहीं मिलता। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, फ्रॉम तिम्बिकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। इट फ्लोज साउथ ईस्ट अक्रॉस साउथ सेंट्रल इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। लास्ट में ड्रेन हो जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। मैनी पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं जो इस रिवर के ऊपर
लाई करती हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या कौन कौन से इस रिवर की? पुरानिता, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेनुगंगा एंड वर्धा, इंद्रावती रिवर, बिंदुसारा, सबारी एंड मंजीरा रिवर। अब बात करते हैं कृष्णा रिवर की। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया विच ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। फ्लो करती है थ्रू सांगली एंड ड्रेन द सी इन द बे ऑफ बंगाल। लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। द रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से फ्लो होती है, कर्नाटका से फ्लो होती है, तेलंगाना से फ्लो होती है और आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। तुंगभद्रा रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, विच इटसेल्फ इज फाउंड बाय द तुंगा एंड द भद्रा रिवर डेट ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो? वेस्टर्न घाट से। इसके अलावा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की? दूध गंगा रिवर, कोयना, भीमा, मालाप्रभा, दिंदी, घटाप्रभा, वरना, येरला एंड मूसी। ये कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? कृष्णा रिवर की। अब बात करते हैं कावेरी रिवर सिस्टम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आपको कुछ बुक्स में इसको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम Tala Kaveri located in the Western Ghat. It is a famous pilgrimage and tourist place in the Kodagu district of Karnataka. The headwaters of this river are in the Western Ghat range of Karnataka state and from Karnataka ये तमिलनाडु की तरफ फ्लो करती है, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। जो रिवर है वो सपोर्ट करती है इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कंसिडर अ मीन्स ऑफ सपोर्ट फॉर एंशिएंट किंगडम्स एंड मॉडर्न सिटीज ऑफ साउथ इंडिया। रिवर की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे हेमावती, शिमशा, कापिला, होनुहोल, अमरावती, लक्ष्मणा, कबिनी, लोका पवानी, भवानी, नोयाल एंड तीर्था। तो मेजर आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, ज्यादा उसके अंदर डीप नहीं जाना है। अब बात करते हैं महानदी रिवर की। ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सतपुरा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इट इज अ रिवर इन ईस्टर्न इंडिया। फ्लो करती है ईस्ट टू द बे ऑफ बंगाल। रिवर ड्रेन करती है कौन कौन सी स्टेट को? महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, ओडिशा को। और आपका जो फेमस डैम है हीराकुंड डैम, वो भी इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं सॉइल एंड इट्स टाइप। सॉइल क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट डेवलप ऑन अर्थ सरफेस। मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर, ये क्या होते हैं? सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं। नेचर की काफी फोर्सेस जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, रनिंग वाटर के एक्शंस, विंड, हवा, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें? सॉइल की फॉर्मेशन में। एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। अब सॉइल की प्रोफाइल की बात करें तो सॉइल इज फाउंड ऑफ मेजरली 3 प्राइमरी लेयर्स विच हैव डिफरेंट कलर और कंपोजिशन। और इन लेयर्स को क्या बोला जाता है? हॉरिजन्स बोला जाता है एंड दे फॉर्म द सॉइल प्रोफाइल। Thus, the soil profile is a vertical section of soil in which the soil horizons are shown. जैसे आपको फिगर में शो किए जा रहे हैं, ये आपकी सरफेस लेयर हो गया, फिर आपकी आती है ओ होरिजन, टॉप सॉइल होती है, फिर ये आपकी सब सॉइल है जिसको हम बी होरिजन के अंदर कहते हैं, फिर ये पेरेंट मटेरियल है सी होरिजन हो गया, और सबसे नीचे है आपका बेड रॉक आर होरिजन। इतना भी पता है, मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल की। रिलीफ फीचर के डिफरेंस की वजह से, क्लाइमेट के डिफरेंस की वजह से, वेजिटेशन के डिफरेंस की वजह से इंडिया के अंदर आपको काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। तो बेस्ड ऑन दिस जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है ICAR ने इंडियन सॉइल को 8 टाइप्स में डिवाइड किया है। एलुवियल, रेड, ब्लैक, डेजर्ट, लेटराइट, माउंटेन, एल्कलाइन और पीटी एंड मार्शी सॉइल। अब वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि पूछा जाता है। अब ये यहाँ पर आपका पूरा मैप दे रखा है सॉइल का, यहाँ से आप एक बार मैप को गो थ्रू कर सकते हो। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ये बीच बीच में दिख रही है लेटराइट सॉइल हो गई, ये बीच में ये ब्लैक सॉइल हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके मेजर सॉइल का मैप है। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल इन इंडिया। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ मिलेगी आपको? मेनली इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर, वैलीज ऑफ नर्मदा और तापी के अंदर, और ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पास। मेनली ड्राइव कहाँ से होते हैं? फ्रॉम डेब्रिस फ्रॉम द हिमालयस और सिल्ट लेफ्ट आउट बाय द रिट्रीटिंग सी। दिस इज द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है ये इंडिया का, कवरिंग अबाउट इंडिया के 46% ऑफ द टोटल एरिया के अंदर आपको मिलेगी एलुवियल सॉइल, जो इंडिया की 40% पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। कलर वेरी करता है लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक, और जो टेक्सचर है वो है सैंडी टू सिल्टी लोम।
सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड भी मिलेगी आपको, पुअरली ड्रेन भी मिलेगी। इन जनरल दे हैव एन इमेच्योर प्रोफाइल इन अनड्यूलेटिंग एरियाज, वाइल इन द लेवल्ड एरियाज यहाँ पर आपको वेल डेवलप्ड और मैच्योर प्रोफाइल मिलेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको 100% याद रखनी है किसी भी सॉइल की। द सॉइल हैज लो नाइट्रोजन कंटेंट, वेयर एज पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और एल्कलाइन जो है वो अच्छे अमाउंट में आपको एल्यूवियल सॉइल के अंदर मिलेंगे। और एल्यूवियल सॉइल एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है और यहाँ पे काफी चीजों का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाता है। आपका वीट है, आपका राइस है, इन सभी के लिए एल्यूवियल सॉइल जो है वो परफेक्ट है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। They are found mainly over the peninsula from Tamil Nadu in the south to the Bundelkhand in the north, Rajmahal in the east to Kathiawad and Kutch in the west. मेनली आपको ये सॉइल वेस्टर्न तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, कर्नाटका में, साउदर्न महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में, और कुछ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड के अंदर, कुछ थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर, थोड़ा बहुत राजस्थान के अंदर भी आपको रेड एंड सॉइल, येलो सॉइल देखने को मिलेगी। अब मेनली क्या होता है, इस सॉइल के जो कलर है कभी रेड होता है कभी येलो होता है, वो इसकी हाइड्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें और कुछ साइंस नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स हाइड्रेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, टिपिकली डेफिसिट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश, इनकी होती है कमी रेड एंड येलो सॉइल के अंदर। और इंटेंस लीचिंग पोजेसेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू देम आल्सो। ये थिन होती है, पुअर ग्रेवली सैंडी होती है, स्टोनी भी होती है, पोरस भी होते हैं विद अ लाइट कलर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, वीट, कॉटन, पल्सेस, टबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड, पोटैटोज एंड ऑर्चिड्स, इनकी कल्टीवेशन इस सॉइल के अंदर अच्छी होती है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल इन इंडिया। इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। स्ट्रेच करती है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में एंड झारखंड में, अप टू राजमहल हिल्स तक। मैच्योर सॉइल है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्लैक अर्थ सॉइल। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ पर 50 to 75 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। इसका जो कलर है वो वेरी करता है फ्रॉम डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, क्ले टेक्सचर होता है, रिच होती है आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के अंदर। कमी किसकी होती है, डेफिसिट किसका होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर का। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन से सुटेबल रहती हैं इस सॉइल के ऊपर, आपके कॉटन की कल्टीवेशन सुटेबल रहती है सबसे ज्यादा, पल्सेस की, मिलेट्स की, लिनसीड की, कैस्टर की, टबैको की, शुगर केन की, वेजिटेबल की और सम सीट्रस फ्रूट्स की। डेजर्ट सॉइल की बात करें, डेवलप होती है अंडर एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में, मेनली जो डिपॉजिट होता है बाय विंड। मेनली आपको मिलेगी राजस्थान में, वेस्ट ऑफ द अरावलीज, नॉर्थन गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र कच्छ वाले रीजन के अंदर, और कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, टोटल जोग्राफिकल एरिया का 4.4% कवर करती है ये सॉइल। सैंडी टू ग्रेवल होती है, लो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, लो नाइट्रोजन होती है, परसेंटेज जो है कैल्शियम कार्बोनेट की वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हाई परसेंटेज सॉल्युबल सॉइल सॉल्ट्स भी होती है बट हैव लो मॉइस्चर कंटेंट एंड लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो इस सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो काफी कम है, बट अगर इसको इरिगेट किया जाए तो दे गिव हाई एग्रीकल्चर रिटर्न्स। इसी के लिए आपका ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, किसकी वजह से, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से इस एरिया के अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो आज के टाइम पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से मेनली यहाँ पर आपको किसकी कल्टीवेशन मिलेगी, बाजरा की, पल्सेस की, ग्वार की, फोडर की, उन क्रॉप्स की कल्टीवेशन मिलेगी जिनके अंदर पानी की जरूरत कम होती है। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। टिपिकल सॉइल ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट की है, करेक्टराइज करती है बाय सीजनल रेनफॉल विद रेन, लाइम एंड सिलिका आर लीज्ड अवे, लीविंग सॉइल रिच इन किसके अंदर, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के अंदर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन किसकी, लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3.7% कवर करती है। द सॉइल्स रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लेटराइट सॉइल का, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। रिच होती है आयरन एंड एल्यूमिनियम के अंदर, पुअर किसके अंदर होती है, नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। लो फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है बट मैन्योरिंग के अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्ड इस सॉइल का रहता है। मेनली आपको मिलेगी प्लेट्यू हाईलैंड्स के ऊपर, वेस्टर्न घाट की हिल्स के ऊपर, ईस्टर्न घाट्स पर, राजमहल हिल पर, सतपुरा, विंध्यान रेंज पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, थोड़े बहुत आसाम के रीजन के अंदर और मेघालय की गैरो हिल्स के ऊपर आपको ये सॉइल मिलेगी। कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर आपको दिखेंगी, राइस, रागी, शुगरकेन, कैशू नट्स, इनकी कल्टीवेशन में ये क्रॉप, ये सॉइल परफेक्ट है।
mountain soil, immature soil with low humus and acidic. Mountain soil are found in hilly areas and mountain regions including the Himalayas. They are highly weathered and can vary in composition depending on local condition. क्योंकि जो mountains की local condition होती है वो change होती रहती है. ये जो soil होती है वो stable होती है किसके लिए? horticulture के लिए. जैसे आपने हिमालयाज के अंदर देखा होगा कि वहाँ पर एप्पल की कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है और कुछ नट्स हैं उनकी कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है. आपको जो टी कल्टीवेशन है वो भी आपको हाई एलिवेशन के जो रीजन्स है दार्जिलिंग असम वहीं पर देखने को मिलेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल की. कैरेक्टराइज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. इन दी सॉइल द सॉइल सैलाइन एंड एल्कलाइन जो एफ्लोरेसेंस होता है अपीयर होता है ऑन द सरफेस एज अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट थ्रू कैपिलरी एक्शन. ये सॉइल वेरी करती है सैंडी टू सैंडी लोमी टेक्सचर तक. डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन और कैल्शियम की एंड हैव वेरी लो वाटर रिटेंशन इनकी कैपेसिटी होती है. ये सॉइल रिक्लेम्ड होती है बाय इम्प्रूविंग ड्रेनेज अप्लाइंग जिप्सम और लाइम और कल्टीवेटिंग होती हैं सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर जैसे बरसीम धैंचा एंड अदर लेग्यूमिनियस क्रॉप्स. इन सॉइल को डिफरेंट नेम से कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में बोला जाता है. दे आर कॉल्ड रे, कलार, उसर, रखर, थुर, कराल एंड चौपान. ये सॉइल आपको राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी. peaty and marshy soils in India. Peaty soil originate in areas of heavy rainfall where adequate drainage is unavailable. They are generally submerged during the rainy season and used to cultivate rice. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, हाईली सैलाइन बट डेफिशिएंसी होती है फोस्फेट और पोटाश की. मेनली अकर होती है पार्ट्स ऑफ कोटायम एंड अल्पुंजा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला और आपके सुंदरबन डेल्टा के अराउंड. ऑल्सो फाउंड आपको महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इनके डेल्टास के पास भी आपको जो ये पीटी एंड मार्शी सॉइल है वो देखने को मिलेंगे. अब बात करते हैं क्लाइमेट की. Climate represents the long-term pattern of variation in temperature, humidity and pressure across a specific area. अब देखो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है. वेदर जो होता है वो तो आपका आज कुछ है कल कुछ और होगा, लेकिन जो क्लाइमेट के अंदर चेंज आते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं. इट्स लाइक कि आफ्टर डिकेड्स जो है आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर चेंज देखने को मिलते हैं. Climate is described by the average variability of key atmospheric variables like temperature difference, precipitation और wind का जो flow है उसके अंदर difference. अब बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में. इंडिया का जो मेनली क्लाइमेट है वो है आपका ट्रॉपिकल मॉनसून विद डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन ड्यू टू इट्स वास्ट जोग्राफिकल एक्सटेंट. क्योंकि हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है. टोपोग्राफी अलग अलग जगह पर अलग अलग है. लेटीट्यूड्स के अंदर वेरिएशन है. तो जो कंट्री है हमारी वो वेरियस तरीके की अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सपीरियंस करती है. जैसे एरिड आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट से लेकर टेम्परेट तक इन द हिमालयन रीजन. और जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन का और हिमालय का वो और ज्यादा इफेक्ट करता है जिससे कि और ज्यादा रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डिफरेंस हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है. साइलेंट फीचर्स की बात करें इंडिया के क्लाइमेट की तो पहली है रिवर्सिबल ऑफ winds. अब देखो the Indian climate is characterized by the complete reversal of the wind system with the change of season in a year. During the winter, winds generally blow from नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ किसके ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन में. ट्रेड विंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी कर लिया था. जो ये विंड्स होती हैं ये ड्राई होती हैं और इनके अंदर मॉइस्चर की कमी होती है. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर होता है और इनके अंदर प्रेशर की कंडीशन हाई होती है ओवर द कंट्री. वही समर सीजन के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है और उसके अंदर इनके डायरेक्शन क्या हो जाती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट. और ये मोस्ट विंड जो होती है इन्हीं को क्या बोला जाता है मॉनसून विंड भी कहा जाता है जो हाई टेम्परेचर की और लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट करती हैं कंट्री के अंदर. यहाँ पर उल्टा था लो प्रेशर हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और उसके बाद दोबारा रिवर्स हो गया हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर. अब बात करते हैं सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल.
इंडिया के अंदर ओवर 80% ऑफ द एनुअल रेनफॉल जो होता है अकर करता है ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द समर विद इट्स ड्यूरेशन वेरी फ्रॉम 1 to 5 months डिपेंडिंग ऑन द रीजन। जैसे मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो आपको मॉनसून रिसीव होता है वो होता है मतलब जून के बाद, जुलाई के मंथ के अंदर। दिस रेनफॉल ऑफन कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटेंस डाउनपोर्स लीडिंग टू इश्यूज सच एज फ्लड और सॉइल इरोजन। There can be prolonged periods of heavy rain followed by extended dry spells. ऐसा भी टाइम होता है इंडिया के अंदर जब बहुत हैवी रेन की कंडीशन होती है और ऐसा भी टाइम होता है जब सब कुछ सूखा हो जाता है। एडिशनली जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर वो हाईली वेरिएबल है थ्रू आउट आवर कंट्री। Tura in the Garo Hills of Meghalaya can receive as much rainfall in a single day as Jaisalmer does in a decade। तो ये एक इंडिया का वेरिएशन शो हो रहा है कि मेघालय का जो तूरा रीजन है गारो हिल्स का, जहाँ पर आपका एक चेरापूंजी जैसी जगह है, मौसिनराम, जहाँ पर हमें वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल हाईएस्ट मॉनसून रिसीव होता है, वो जगह है। वहां पर जितनी बारिश एक दिन में होती है वहीं जो जैसलमेर जगह है जो थार डेजर्ट के पास में जगह है वहां पर डिकेड यानी 10 साल में उतना रेनफॉल रिसीव नहीं होता जितना वहां पर एक साल में हो जाता है। और दोनों ही जगह कहाँ पर है? इंडिया के अंदर ही है। तो ये इंडिया के रेनफॉल वेरिएशन को शो करता है। द इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स complexity and its extreme. It support diverse agriculture activities and cultivation of wide range of crops from tropical to temperate and frigid region. प्लूरलिटी ऑफ सीजन्स की बात करें, इंडियन क्लाइमेट जो है उसके अंदर आपको कॉन्स्टेंटली वेदर कंडीशंस का चेंज होना दिखाई देगा। यहाँ पर मेनली 3 सीजन्स होते हैं, लेकिन हम 3 सीजन्स को काफी और तरीके से भी डिवाइड करते हैं, जैसे विंटर, फॉल ऑफ विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड ऑटम। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, the Himalayas and the associated mountain ranges in the north of India extend from east to west. These towering mountain ranges block the cold northerly winds from Central Asia from entering India. अब देखो हिमालयस होने की वजह से जो सेंट्रल एशिया से विंड हमारे पास कोल्ड विंड्स इंडिया को रिसीव होती वो नहीं हो पाती। एज अ रिजल्ट इवन एरियाज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस अ tropical climate. The Himalayas also act as a barrier, compelling the monsoon winds to release their moisture over the Indian subcontinent, thereby influencing the entire country's monsoon type climate. अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। 3 टाइप के फैक्टर होते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं जो फिजियोग्राफिक डिवीजन फीचर से रिलेटेड है, कुछ होते हैं जो एयर प्रेशर और विंड से रिलेटेड है, कुछ अदर जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जैसे आपके जेट स्ट्रीम्स। अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहला, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। थस द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया जो लाई करता है वो आपका करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट जोन के अंदर, और साउथ पार्ट जो है वो आपका लाई करता है ट्रॉपिकल जोन के अंदर। वहीं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन इज रिसीविंग अ हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, एंड वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज इंसोलेशन क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बीइंग नियरर टू द इक्वेटर एंड ऑल्सो ड्यू टू द ओशनिक इफेक्ट, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो एक्सपीरियंस करता है स्मॉल एनुअल एंड ड्यूरेनल टेम्परेचर रेंज को। अब बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। हिमालयस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लैंडिंग अ सब ट्रॉपिकल टच टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द लोफ्टी माउंटेन्स चेंज होती है वो प्रोवाइड करती है इनविंसिबल शील्ड टू protect the subcontinent from the cold winds of North Asia, thus protecting it from the severely cold winters. अगर हिमालयास नहीं होते तो जितनी ठंड हमें आज रिसीव होती है मे बी उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें ठंड रिसीव होती। इट ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड फॉर्सिंग देम टू शेड मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 11098 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था। द सी प्रोवाइड्स अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज। एरियाज ऑफ इंटीरियर इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, थस दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। जहां पर आप कोस्टल एरियाज के ऊपर अगर आप
क्लाइमेट को देखोगे तो वहाँ इतना वेदर में चेंज नहीं आता, वहाँ एक्सट्रीम समर एक्सट्रीम विंटर नहीं होती, वहाँ पे एक टेम्परेचर रहता है। इसीलिए हम सोचते हैं ना कि सर्दियों में अगर हमें थोड़ा सा गर्मी का एहसास चाहिए तो आप साउथ इंडिया घूमने जा सकते हो अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो। और वहीं जो नॉर्थ इंडियन है वो गर्मी के सीजन में, समर के सीजन में साउथ इंडिया घूमने जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पर उनको और ज्यादा गर्मी लगेगी। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। इट मींस हाइट अबव द एवरेज सी लेवल। टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन्स जो होते हैं वो कूलर होते हैं देन प्लेसेस ऑन द प्लेन। सिंपल सी बात है, अभी के टाइम पे जितनी गर्मी यहाँ है उतनी गर्मी आपको मनाली नहीं मिलेगी, एज देयर इज लेस कंडक्टिंग हीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करें, कंपेयर टू लैंड, वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली। जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, वही पानी को गर्म होने में और गर्म से ठंडा होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी क्रिएट वेरिंग एयर प्रेशर जोन्स थ्रू द सीजन अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और दीज प्रेशर डिफरेंसेस लेड टू द रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स। अब बात करते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। प्रेशर कंडीशंस की बात करते हैं। समर के टाइम पर क्या होता है, जो इंटीरियर पार्ट होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, जो कवर करता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन को, वो इंटेंसली हॉट होता है और उसी हाई टेम्परेचर की वजह से एयर के अंदर हीटअप हो जाती है। उस रीजन के अंदर हॉट एयर जो होती है वो राइज हो जाती है, जिनसे लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसी लो प्रेशर को बोला जाता है मॉनसूनल ट्रफ। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इंडियन ओशन के अंदर इस टाइम पर टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, एज वाटर नीड्स मोर टाइम, क्योंकि पानी को ज्यादा जरूरत होती है गर्म होने के लिए एज कंपेयर टू लैंड। दिस रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या आता है, क्रिएशन ऑफ द रिलेटिवली हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है कहां पर, सी के अबव, जिससे कि एक टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द नॉर्थ सेंट्रल इंडियन प्लेन्स एंड द इंडियन ओशन। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड। इसी प्रेशर की वजह से बाद में चीजें ज्यादा गर्म होने के बाद आपका जो मानसून का सीजन है वो आ जाता है और बारिश हो जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड। द सिस्टम ऑफ सरफेस विंड कंसिस्ट ऑफ मॉनसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज एंड लोकल विंड। आपकी सारी तरह की विंड्स होती है, हमने लोकल विंड्स भी पढ़ा है, हमने लैंड एंड सी ब्रीज को भी स्टडी किया, हमने मॉनसून विंड्स को भी स्टडी किया। ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ लैंड एंड सी caused by differential heating winds from the high pressure region of the sea start moving किस तरफ, लो प्रेशर के रीजन की तरफ, जो आपकी हवा होती है वो शिफ्ट होने लग जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसीलिए बाय द मिडल ऑफ द जून क्या होता है, जनरल मूवमेंट जो होती है एयर की, इक्वेटोरियल रीजन जो है इंडियन ओशन का, उससे किसकी तरफ मूव हो जाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। और जो डायरेक्शन होती है इन विंड्स की वो क्या होती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। इससे क्या होता है, ये विंड्स क्या होती हैं, सी से क्या कंटेन करती है, मॉइस्चर को कंटेन करती हैं, एंड इट कॉजिंग वाइड स्प्रेड रेन इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। अब विंटर के अंदर क्या होता है, जो विंड होती है वो ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, जो उनको क्या बना देता है, कोल्ड और ड्राई बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोस्टल रीजन है रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रीज, बट जो इंटरनल एरियाज होते हैं वो इफेक्ट होते हैं लोकल विंड से और मॉनसून विंड से। और इंटीरियर एरियाज ऑफन ऑब्जर्व कोल्ड वेव्स इन विंटर एंड हीट वेव्स इन समर। इसीलिए इंटीरियर एरिया में ही आपको समर और विंटर का एहसास होता है, कोस्टल एरियाज में उन चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन के। वाइल इन द समर टेम्परेचर टच कर लेता है 55 डिग्री सेल्सियस, अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में चेक करेंगे तो, और वहीं ले के अंदर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस विंटर के अंदर। चूरू इन राजस्थान में रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर इन अ जून मंथ, while the temperature hardly goes up to 19 डिग्री सेल्सियस इन तवांग, अरुणाचल प्रदेश ऑन द सेम डे। तो कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया विद इन वन कंट्री। और वहीं दिसंबर की नाइट में बात करें तो जो द्रास का टेम्परेचर है, द्रास जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वहां का आपको टेम्परेचर -45 डिग्री भी मिल जाएगा रात में। वहीं जो केरला और चेन्नई है वहां पर आपको उस टाइम भी टेम्परेचर 20 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा ऑन द सेम नाइट। मोर ओवर इवन विद इन अ सिंगल लोकेशन, डेली का जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे।
और केरला एंड द अंडमान एंड आइलैंड द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर मे बी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर थार डेजर्ट की बात करें, इफ द डे टेम्परेचर उनका 50 डिग्री है, वहीं वो शायद रात को बहुत ज्यादा ड्रॉप होकर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक भी आपको मिल जाएगा। सिक्किम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट एक्सपीरियंसेस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेजिटेशन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का देखते हैं। वेरिएशन अकर्स नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट और उसके सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वेस्टर्न कोस्ट है केरला की टू द नॉर्थन टिप ले ले हम महाराष्ट्र की, रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसूनल जुलाई एंड अगस्त, वाइल द होल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट क्या हो जाता है, गोज ड्राई। इट गेट्स वेट इन विंटर वाइल ड्राइनेस इज ऑल ओवर इंडिया। वो उस टाइम पर वेट होता है विंटर के टाइम पर जब और बाकी पूरे इंडिया के अंदर ड्राइनेस चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल चेरापुंजी एंड मौसिनराम इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय रिसीव ओवर 1080 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, जैसलमेर इन राजस्थान गेट्स लेस देन 9 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयस एंड ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब वहां पर स्नोफॉल हो रही है वहां पर उस टाइम पर पूरे कंट्री के अंदर मे बी ड्राई सिचुएशन होगी या फिर बारिश हो रही होगी। अब बात करते हैं अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेट्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, नैरो स्ट्रॉन्ग विंड बैंड्स होते हैं जो जनरली ब्लो करते हैं कैसे, वेस्ट से ईस्ट अक्रॉस द ग्लोब। दे आर फाउंड एट हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 11 to 13 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनकी आपको हाइट मिलेगी। द मीन पोजीशन जो होती है इन स्ट्रीम्स की नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर वो होती है बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और पोलर स्ट्रीम के अंदर इनकी होती है 30 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड दे आर कॉज्ड बाय किससे, ड्यू टू ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एयर मासेस। वी नो अबाउट एयर मासेस ऑल्सो, इसीलिए मैंने पहले फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस किया था ताकि इन टर्म्स को दोबारा डिस्कस करके हमारी क्लास लंबी ना हो जाए। देयर आर 4 मेजर जेट स्ट्रीम्स ऑल्दो डिसकंटिन्यूएट एट सम पॉइंट and they circle the globe at middle and polar latitudes both in each hemisphere. Instead of moving along a straight line, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो कैसे, वेव लाइक फैशन के अंदर इस टाइप से ये मूव करती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, लो प्रेशर सिस्टम होता है, ओरिजिनेट होता है ओवर मेडिटेरियन रीजन इन विंटर एंड मूव करता है वो ईस्टवर्ड टुवर्ड्स इंडिया की तरफ, पास होता है ईरान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विंटर रेन इन नॉर्थन इंडिया। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं आपने देखा होगा सर्दियों में कभी कभी बारिश होती है जिसका रीजन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कंडीशन इन द रीजन सराउंडिंग इंडिया, temperature and pressure condition in East Africa, Iran, Central Asia and Tibet determine the strength of the monsoon and the occasional dry spells. For example, elevated temperature in East Africa can attract the monsoon winds from the Indian Ocean towards that region, potentially leading to a dry spell in India. अगर जो ईस्ट अफ्रीका का एलिवेटेड टेम्परेचर है वो इंडियन ओशन से मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इंडिया में मे बी ड्रॉट की कंडीशन भी आ सकती है, ड्राई स्पेल्स भी हो सकते हैं। कंडीशन ओवर द ओशन, द वेदर कंडीशंस ओवर द इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन और टाइफून्स विच ऑफन अफेक्ट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने सुना हो तो ओडिशा वगैरह की साइड साइक्लोन्स वगैरह का आना काफी नॉर्मल है, ज्यादा हाई अमाउंट के ना है कि जिससे बहुत ज्यादा ही चीज डिस्टर्ब हो जाए, बट साइक्लोन्स का अक्कर होना काफी नॉर्मल है। अब बात करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। मिनरल क्या होता है, नेचुरल अक्रिक सब्सटेंस विद अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मिनरल्स जो है वो अनइवनली अर्थ सरफेस के ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है और मिनरल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, और काफी हमारी बेसिक नीड्स भी हैं, हमारी लग्जरी नीड्स भी हैं जो हमारी मिनरल से फुलफिल होती हैं। अब क्लासिफिकेशंस करें मिनरल्स की तो मिनरल्स को हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक। वहीं मेटेलिक के अंदर भी आपको 2 चीजें मिलती हैं, फेरस मेटेलिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। सभी को स्टडी करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, आर दोज दैट कंटेन मेटल इन देयर क्रूड फॉर्म, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स में हार्डनेस होती है, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है और वो लस्ट्रस भी होते हैं, जैसे आपके आयरन और बॉक्साइड, मैग्नीज और ये होते हैं।
अब इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस के अंदर वो होते हैं जिनके अंदर आयरन बेस्ड मिनरल्स होते हैं, जैसे आपकी आयरन और मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन। वही नॉन फेरस कौन से होते हैं, जिनके अंदर आयरन की अमाउंट नहीं होती या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, जैसे कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, प्लेटिनम एंड एल्यूमिनियम। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप्स के होते हैं, जिनके अंदर आप क्या आते हैं, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, और इनऑर्गेनिक का अगर एग्जांपल चाहिए तो वो है आपका माइका और लाइमस्टोन। ये आपकी क्या है, मिनरल बेल्ट है इंडिया की। मेनली आपको सिर्फ इसी रीजन में जो आपको मिनरल मिलेंगे, इसी रीजन में आपको माइनिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप चाहो तो मैप से गो थ्रू कर सकते हो, जो जितने भी डॉट वाले स्ट्रक्चर हैं वहां पर आपके आयरन ओर मिलते हैं। सी से जहां जहां पर यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी कोल मिलेगा, आपको यहाँ पर भी कोल मिलेगा। उस टाइप से जहां पर ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको मैग्नीज मिलेगा। अब बात करते हैं सभी की डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं आयरन के। कॉर्नर स्टोर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल आयरन और रिजर्व इन द कंट्री, प्राइमरली इन द फॉर्म। कौन सा सबसे ज्यादा टाइप मिलता है आयरन और का इंडिया के अंदर, हेमाटाइट। इंडिया करंटली स्टैंड एज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और। एक्सट्रैक्ट कहां से होता है, इग्नियस रॉक से, लोकेटेड इन द खुदपा एंड धरवार। मेजर प्रोडक्शन रीजन कौन कौन से हैं, गोरू, महिसानी, सुलेपात एंड बादाम पहाड़ इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इस तरीके से ये सारी जगह पर दे रखा है। इसको स्किप करके यहाँ से बॉक्स से हम कर सकते हैं मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस होता है उड़ीसा के अंदर, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर कर्नाटका के अंदर। ये लोकेशंस को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए सभी मिनरल्स का किस मिनरल की कौन सी स्टेट है जो उसको मेजरली प्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर, यही पूछा जाता है मेनली। अब बात करते हैं मैग्नीज की। अकर मेनली इन द धरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स। मैग्नीज इज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल, किसके लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। मेजर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जिसमें से भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट करती है, आपकी मध्य प्रदेश। और ये सारा डाटा अभी का है, मैंने गूगल से दोबारा रिकन्फर्म करके आपको यहाँ पर मेंशन किया है। कॉपर, कॉपर क्या है, एलोएबल है, मेलिएबल है और एक डक्टाइल मैटर है। कॉपर प्लांट्स जो हैं इंडिया के अंदर वो आपको काफी जगह पर देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। वहीं आपको सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। एंड द खेतरी माइन इन राजस्थान हैज बीन अ मेजर क्रॉप कॉपर एक्सट्रैक्टिंग रीजन सिंस द एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था, जब भी हमने खेतरी माइंस की बात वहां पर की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है कहां से, फ्रॉम द बॉक्साइट और थ्रू द बायर्स प्रोसेस। अब मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी हैं, ओडिशा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। जिसमें से इंडिया का सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो कहां से होता है, आपके ओडिशा से। नेक्स्ट, क्रोमाइट, अ मेटल जो कंपोज होता है ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। फाइंड एप्लीकेशन इन रिफ्रैक्टिव वर्क्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां से होता है क्रोमाइट का, ओडिशा से, अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया। इंडिया जो है 3rd रैंक करता है क्रोमाइट प्रोडक्शन के अंदर। इंडिया से पहले कौन कौन लाई करते हैं, साउथ अफ्रीका एंड कजाकिस्तान। अब बात करते हैं डायमंड। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज प्राइमरली एक्सट्रैक्टेड इन मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका डायमंड का आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। आपने पन्ना नाम सुना भी होगा, पन्ना एंड सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अलावा भी कुछ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रीजन से भी आपको डायमंड का एक्सट्रैक्शन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से मिलता है हमें डायमंड, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, मीका, अ वाइटल नॉन मेटेलिक मिनरल है, फॉर्म्ड होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। रॉक्स भी हमने तीनों टाइप्स की ब्रीफली डिस्कस कर रखे हैं, तो यहाँ पर दोबारा करने की जरूरत हमें नहीं है। अगर मेजर प्रोडक्शन की बात करें मीका का, तो वो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर। 2-3 स्टेट्स के नाम याद रख लो, वो बहुत है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसका नाम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो मीका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर।
जिप्सम, जिसको हम फर्टिलाइजर, सीमेंट, सल्फर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, फॉर्म कहाँ होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है जिप्सम की? राजस्थान, जहां से इंडिया का 90% प्रोडक्शन जो है जिप्सम का वो राजस्थान से ही होता है। नेक्स्ट है जिंक, अ मिक्स ओर है ये, जिसके अंदर आपको लीड एंड जिंक दोनों मिलेगा। इज फाउंड इन वेन्स एसोसिएटेड विद गैलेना कैलोफाराइड्स, आयरन फाराइड्स एंड सल्फाइड एरियाज। यूज किया जाता है एलोइंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लैमनाइज्ड स्टील के अंदर, फॉर रस्ट से रेसिस्टेंट के लिए। ड्राई बैटरीज में इसको यूज किया जाता है, टेक्सटाइल और रबर इंडस्ट्रीज के अंदर भी जिंक को यूज किया जाता है। जिंक का भी आपको लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ से मिलता है? राजस्थान से। नेक्स्ट है लाइमस्टोन, एसोसिएटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, द डबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और अ मिक्सचर ऑफ द टू। कहाँ से मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक से। प्रीडोमिनेटली प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? राजस्थान के अंदर। प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी, पर हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ से होता है लाइमस्टोन का? राजस्थान से। अब बात करते हैं गोल्ड का। गोल्ड के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, गोल्ड का क्या यूज है? इंटरनेशनल करेंसी की तरह भी यूज है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज है, काफी महंगा भी आता है और अब तो प्राइसेस काफी हाई हो चुके हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है गोल्ड? कर्नाटका के अंदर। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, बट आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट सिल्वर, प्रीशियस मेटल है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, मिक्स फॉर्म से मिलता है गोल्ड, कॉपर, जिंक के साथ। सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान के अंदर, पर्टिकुलरली फ्रॉम जवार माइंस इन उदयपुर। उसके अलावा गुजरात और झारखंड के अंदर भी आपको सिल्वर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट, अ नेचुरल अकरिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, फाउंड होता है किसमें? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के अंदर। इसको ब्लैक लेड भी बोला जाता है। इसको आप पेंसिल्स जब हम देखते हैं वो आगे ब्लैक कलर का जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। लुब्रिकेंट्स में, पॉलिशेस में, आर्क लैंप्स के अंदर और एज अ मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स, इन सभी चीजों के अंदर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। मेजर प्रोडक्शन ग्रेफाइट का कहाँ से होता है? आपके अरुणाचल प्रदेश से। ये थोड़ा अलग है कि अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है लेड, प्राइमरी ऑब्टेन फ्रॉम गैलिना ओर एंड इज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म में, ये नहीं मिलता, मेनली आपको लोकेटेड मिलता है इन प्री कैम्ब्रियन एंड विंध्यान रॉक्स के अंदर। और मेनली आपको ये भी कहाँ से मिलेगा? राजस्थान से। यूरेनियम, यूरेनियम आपको मेनली इन इंडिया इज फाउंड इन धरवार एंड आर्चिन सीरीज रॉक्स, पिग्माटाइट, मोनेटाइज सैंड्स लार्ज सोर्स होता है इसका। इंडिया के अंदर नियर अबाउट इंडिया वर्ल्ड का 2% वर्ल्ड का यूरेनियम जो है वो इंडिया से प्रोड्यूस होता है। और मेनली आपको यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में, थोड़ा बहुत राजस्थान के अंदर और झारखंड के अंदर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको मिलेगा यूरेनियम का झारखंड के अंदर। यहाँ पर झारखंड लिखा भी हुआ है। देखो अब यहाँ पर डिफरेंस एक है, ये अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां आपको मिलेगा झारखंड, लेकिन जब मैंने कल दोबारा से गूगल से रीचेक किया था तो वहां पर ये था कि अभी कुछ न्यूली डिस्कवर्ड जगह मिली है आंध्र प्रदेश के अंदर जहां पर हमें बहुत ज्यादा यूरेनियम का रिजर्व मिला है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग झारखंड है, बट यूपीएससी इज नॉट अबाउट एनसीईआरटी ओनली, तो हमें करंट डाटा के ऊपर चलना पड़ेगा। तो अगर आप करंट डाटा की मानते हो तो फिर यहाँ पर आपका आंसर बनता है आंध्र प्रदेश, क्योंकि एनसीईआरटी को अपडेट हुए काफी टाइम हो चुका है और करंट डाटा के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट है थ्रोमियम। थ्रोमियम के अंदर सिंपल सा आपको याद रखना है, थ्रोमियम कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है इंडिया के अंदर? सिंपल सा आंसर है केरला। केरला के अंदर आपको सबसे ज्यादा थ्रोमियम का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। इंडिया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम जब भी बन सकते हैं जब हम अपनी एनर्जी की डिमांड को बढ़ाते रहें और हमारे पास अच्छे खासे एनर्जी रिसोर्सेज हों। एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो अगर मतलब एक बार खत्म हो गए तो उनको दोबारा से बनने में काफी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। और नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो मतलब खत्म नहीं हो सकते, जैसे आपका सोलर है तो मतलब सन तो दिख ही रहा है, वो तो है ही, उसके खत्म होने के तो अभी चांसेस नहीं है, चाहे कितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है, बट हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि हमारा जो सन है, सूरज है, वही गायब हो जाएगा। तो वो होते हैं नॉन कन्वेंशनल। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोल। इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फॉसिल फ्यूल।
Coal is a sedimentary deposit composed predominantly of readily combustible carbon. Natural source है, यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस, और ये साथ में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इंडिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है. बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट अगर हम बात करें, कोल को हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. पहला है एंथ्रासाइड. दिस हाई क्वालिटी कोल boost the highest calorific value containing 80% to 95% carbon. It ignites slowly with a blue flame and is found in small quantity in Jammu and Kashmir only. नेक्स्ट बिटुमिनस. ऐसा नहीं है वर्ल्ड में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में दिखेगा आपको. नेक्स्ट है बिटुमिनस विद अ लो मॉइस्चर कंटेंट, और इसमें कार्बन होता है 60% to 80%. हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है. इसके डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर. लिग्नेटाइट, इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है 40 to 55%. ब्राउन होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको स्मोक मिलती है जब ये जलता है. इसके डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे राजस्थान, लखीमपुर जो आसाम में है, और तमिलनाडु के अंदर. नेक्स्ट है टर्सरी कोल जो एज्ड बिटवीन 15 to 60 मिलियन ईयर्स एगो हैज अ लो कार्बन कंटेंट होता है. इसके अंदर बहुत ही कम कार्बन कंटेंट होता है, बिलो 40%. ये आपको मेनली मिलता है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर. ये कुछ मेजर कोल बेस्ड पावर स्टेशन है ऑफ एनटीपीसी, तो आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो इफ यू वांट टू. मैंने यहाँ पर टेबल आपको मेंशन कर दिया. अगर गो थ्रू भी करो तो सिर्फ ये नाम और साथ में स्टेट को गो थ्रू करना, कमीशन कब हुए वो याद करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, कोल को हम साथ में यूसेज के बेसिस के ऊपर भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल. कोकिंग कोल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कोल फॉर्म्स व्हेन कोक heated without air and is primarily used in the iron and steel industry for pig iron production. वही नॉन कोकिंग कोल क्या होता है? यूटिलाइज इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर पावर जनरेशन एंड हैज अ हाई सल्फर कंटेंट मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर यूज इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. मतलब कोकिंग कोल जो होता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, नॉन कोकिंग जो होता है वो हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं. अब बात करते हैं पेट्रोलियम. वर्सेटाइल लिक्विड फ्यूल है एज ट्रांसफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस लैंड, एयर एंड वाटर. इट ओरिजिनेट्स ऑर्गेनिकली एंड इज फाउंड इन सेडिमेंट्री बेसिन, शैलो डिप्रेशंस एंड सी. पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट प्राइमरी सर्व एज अ मोटिव पावर. नेक्स्ट है नेचुरल गैस, प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ मीथेन, स्टैंड आउट एज द क्लीनेस्ट अमंग फॉसिल फ्यूल्स के अंदर सबसे क्लीनेस्ट यही होता है. मेजर प्रोडक्शन जो है नेचुरल गैस का इंक्लूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर वो आता है. उसके अलावा आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जॉइंट वेंचर्स भी हैं सच एज ताप्ती, पनामुक्ता एंड रावा. अबाउट 70% ऑफ इंडिया के जो नेचुरल गैस रिजर्व हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? बॉम्बे हाई बेसिन के ऊपर और गुजरात के अंदर. ऑफशोर रिजर्व्स भी आपको मिलेंगे कहाँ पर? कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर, कावेरी बेसिन के अंदर. वाइल ऑनशोर रिजर्व्स कहाँ मिलेंगे आपको? गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर. CNG, primarily composed of methane, is a fuel gas that undergoes compression to a pressure range of 200 to 950 kg per centimeter. In its compressed form, CNG occupy less volume at atmospheric pressure, less than 1% of its original form. It is an environment-friendly alternative fuel for vehicles, offering operational cost advantage compared to vehicles running on other fuels. ये तो आप नॉर्मली देखते हो जो CNG है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल आपको सस्ती मिलती है. शेल गैस क्या होती है? अ फॉर्म ऑफ अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस होती है जिसके अंदर मीथेन बहुत ज्यादा होती है. इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल शेल रॉक फ्रेगमेंट्स थ्रू फायरोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और थर्मल डिसोल्यूशन के थ्रू. सर्विंग करती है एज अ फीडस्टॉक फॉर द petrochemicals industry. Shale gas is converted into plastic, fertilizers and various other products. It is a more cost effective than traditional gas, emits 50% less CO, making it preferable source for electricity generation. That's all. अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल के बारे में. सबसे पहले है नॉन कन्वेंशनल के बारे में एक चीज यहाँ भी देख लो. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एस्टेब्लिश कब किया था? 1992 में. इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल और यू कैन से रिन्यूएबल एनर्जी विद द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा.
ओवरसीइंग प्रमोशनल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। विंड एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इज द की फोकस ऑफ द विंड एनर्जी प्रोग्राम। इंडिया का विंड एनर्जी प्रोग्राम है। इंडिया बूस्ट द फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी ग्लोबली, सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव। विंड सर्वे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 22 स्टेट्स के अंदर, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी इन चेन्नई एंड विंड टर्बाइन टेस्ट स्टेशन इन कैथर तमिलनाडु उस चीज को और ज्यादा फर्दर सिग्निफाई करें किस चीज को? इंडिया की जो कमिटमेंट है रिलेटेड टू विंड एनर्जी। लार्जेस्ट विंड फार्म्स हैं कुछ ये इंडिया में, जिनके मैंने आपको यहाँ नाम मेंशन कर दिए। इफ यू वांट तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। ज्यादा कुछ सोलर एनर्जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया आजकल सोलर एनर्जी को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। बस ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एक चीज, ये वाली जो चीज है, ये हमारे एक PYQ में पूछी भी गई है। क्या क्या है? इन 2011 द गवर्नमेंट इंटरेस्टेड in Lower Furo Corporation of India to facilitate the implementation of the National Solar Mission. The company role expanded to cover the entire renewable energy sector, leading to its renaming as the Renewable Energy Corporation of India. Karnataka ranked highest in total installed capacity of grid interactive renewable power among all states. एक बात तो ये होगी। दूसरा, Badla Solar Power as of 2022 holds the title of world largest solar park. दूसरी बात होगी। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर पार्क इज ऑपरेशनल इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। हालांकि ये बात तो आपको पता ही है कि सोलर एनर्जी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट, और सोलर एनर्जी क्या है वो भी आपको पता है। इंडिया के अंदर अगर आप सोलर रिच एरियाज देखोगे तो वो आपके मेनली है राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। नेक्स्ट, bioenergy or biomass. Derived from biomass conservation, it provides a clean and inexpensive energy source addressing rural energy needs. Utilizes biodegradable materials like animal dung, human waste, kitchen scrap, agriculture residue, and city waste. The Ministry of New and Renewable Energy has been implementing biomass power co-generation program since the mid-90s. और ये यहाँ पर आपकी देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2017। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? दैट 2017 National Policy on Biofuels aims for 20% blending of ethanol in petrol and a 5% blending of biodiesel in diesel by 2030. The policy also provides a detailed list of raw material for ethanol production. कि आप इथेनॉल के प्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, जिनकी अभी तक कोई एंडिंग नहीं है, जो रिन्यूएबल भी हैं, उनको यूज कर सकते हो। ओशियन एनर्जी। ओशियन एनर्जी रेफर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द सी। इंडिया के पास काफी साइट्स हैं, जैसे आपकी गुल्फ ऑफ खंबात है, गुल्फ ऑफ कच्छ है, हुगली स्ट्रोय है, विद एन एस्टिमेट पोटेंशियल ऑफ 54 गीगावाट इंक्लूडिंग 12.4 गीगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी। ओशियन एनर्जी आउटपुट जो है हाइयर रहती है मॉनसून के टाइम पे अलोंग द वेस्ट कोस्ट, बट मेन चैलेंज क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा मैनेज करना भी मुश्किल है। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यूज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर और जो डीप के अंदर कोल्ड वाटर्स होते हैं, किसके लिए? एनर्जी के कन्वर्जन के लिए। अभी पोटेंशियल है, बट अभी इन चीजों के ऊपर इंडिया ने ज्यादा काम किया नहीं है। टाइडल एनर्जी कैसे आती है? टाइडल एनर्जी कम्स फ्रॉम द राइज एंड फॉल्स ऑफ टाइड एंड इनएक्सहॉस्टेबल एंड इको फ्रेंडली रिसोर्स है। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो काफी एक्सटेंसिव है, तो इंडिया के पास जो टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है वो भी लिमिटेड है। कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है? गुल्फ ऑफ खंबात, गुल्फ ऑफ कच्छ एंड हुगली, ये कुछ पोटेंशियल एरियाज हैं। Geothermal energy comes from the Earth's interior heat. India's geothermal potential is around 10,600 megawatt, equivalent to 5130 million tons of coal. Prospective areas कौन से हैं? आपके नॉर्थ वेस्ट हिमालय रेंजेस, वेस्ट कोस्ट, नर्मदा सन वैली, दामोदर वैली एंड ततापनी स्प्रिंग, ये कुछ पोटेंशियल एरिया हैं जहाँ पर हम जियोथर्मल एनर्जी से पावर जनरेशन कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी derived from the nucleus or core of an atom and can be used to generate electricity. In India, nuclear power ranks as the fourth largest source of electricity following thermal, hydroelectric and renewable sources. अब इसके अलावा आपको न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको याद करने हैं। कायगा है कर्नाटका में, काकरापार है गुजरात में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नारोरा है उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा है राजस्थान में, तारापुर है महाराष्ट्र में, कुंदन कुलम है तमिलनाडु में। तो ये कुछ नाम आपको पावर स्टेशन और उनको स्टेट के साथ याद रखने हैं। बाकी की ऑपरेटर टाइप ये याद मत रखो, ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया।
मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। देखो अभी एक पोर्ट नया ऐड हुआ है, उससे पहले इंडिया के अंदर आपके 12 मेजर पोर्ट्स थे, बट अब 12+1 हो गया है। अब इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 नॉन मेजर पोर्ट है। अब देखो हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन थी, लेकिन अब मैं चाहती आपको रोड्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा सकती थी, रेलवेज के बारे में, पर वो रिलेवेंट नहीं है। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन वही आता है कि अगर रेलवे से रिलेटेड कोई नई स्कीम आई हो, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया हो, वो हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कर लिया है। रोड की लेंथ यूपीएससी आपसे वहां पर पूछेगा नहीं, तो वहां हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेजरली चांसेस होते हैं कि आपसे पोर्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएं, तो मेनली हम यहीं पर फोकस करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो होती है वो मेजर पोर्ट्स को हैंडल करती है, वहीं जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने आप उस चीज को हैंडल करती है। अब देखते हैं मेजर 13 मेजर पोर्ट्स हमारे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीजों को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। दीनदयाल पोर्ट और कांडला पोर्ट दोनों नाम है, एक ही पोर्ट के नाम है। इज अ मेजर सी पोर्ट है, कहां पर, गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एस्टेब्लिश किया गया था 1955 के अंदर। इसको दीनदयाल पोर्ट जो नाम दिया गया वो दिया गया 2017 के अंदर अंडर इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। लोकेशन है स्ट्रेटेजिक है, सिचुएटेड है कांडला क्रीक के अंदर 90 किलोमीटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ। प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है और क्रिटिकल ट्रेड गेटवे भी है। कार्गो हैंडलिंग की बात करें, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट बाय कार्गो वॉल्यूम, हैंडलिंग अप्रोक्सीमेटली, हैंडलिंग याद मत करो, लार्जेस्ट पोर्ट है बाय कार्गो वॉल्यूम, ये याद हमें रखना है। उसके अलावा सैटेलाइट पोर्ट है, वन डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट और इज क्रिएटेड नियर अ पोर्ट दैट इज रीचिंग कैपेसिटी इज प्रपोज्ड बिटवीन तूना टेकरा एंड कांडला क्रीक, ये भी हमें पता होना चाहिए। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करें, हमने इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को पढ़ा था, उसकी जो ट्रेड यूनियंस है वो यहीं से होगी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, वहां भी उस चीज के लिए भी इसी को पोर्ट की अवेलेबिलिटी है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट फॉर्मली नोन एज बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, एस्टेब्लिश इन 1873, हिस्टोरिक मैरीटाइम हब है, लोकेटेड कहाँ करता है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। Situated on the west coast of India, the port lies within a natural deep water harbor, providing easy access to international shipping routes. लोकेशन की बात करें, अरेबियन सी के अंदर लोकेट है। पोर्ट इंजॉय करता है प्रॉक्सिमिटी टू मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट, सर्व करता है एज अ गेटवे फॉर ट्रेड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। मेजर एक्सपोर्ट यहाँ से क्या क्या होता है, टेक्सटाइल, मशीनरी, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मेजर इंपोर्ट क्या क्या होता है, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मेटल्स। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट लोकेट करता है नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये, जो हैंडल करता है ओवर 55% ऑफ द कंट्रीज कंटेनर ट्रैफिक को। पोजिशन है along the Arabian Sea. It offers efficient access to major international shipping lanes and benefits from its proximity to Mumbai, Navi Mumbai and पुणे। एक्सपोर्ट यहाँ से होता है टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स। इंपोर्ट होता है की रॉ मटेरियल और मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वधावन पोर्ट, ये है आपका 13th मेजर पोर्ट जो अभी ऐड हुआ है, तो पूछने के चांस इसी के ज्यादा है। इज अ ट्रांसमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एम्ड एट एनहेंसिंग इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड कैपेसिटी। लोकेट करता है इन पालघर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही है ये भी, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मुंबई। द पोर्ट वॉज रिसेंटली 2024 approved and will become one of India's largest upon its completion. Feature, it will feature an artificial harbor होगा ये, protected by breakwaters, designed to accommodate large vessels like Panamax and Capesize ships. पोर्ट ऑफ मारमगांव स्टैब्लिश होता है 1885 के अंदर, गोवा में। मैरीटाइम हब है, ओरिजिनली डेवलप्ड आयरन और एक्सपोर्ट को, डिजाइंड एज अ मेजर पोर्ट इन 1964। इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली एक्सेप्शनली ड्यूरिंग पीक ग्लोबल डिमांड फॉर आयरन ओर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, वाइटल मैरीटाइम हब है, यहाँ से की इंपोर्ट होता है कोल, स्क्रैप, पोटेशियम कार्बोनेट। एक्सपोर्ट होता है यहाँ से सबसे ज्यादा आयरन और, स्टील, फ्रोजन फिश, लिकर और पिग आयरन। नेक्स्ट वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, जिसको हम ट्यूटिकोरिन पोर्ट भी कहते हैं, फॉर्मली नोन एज ट्यूटिकोरिन पोर्ट, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। इज अ मेजर सी पोर्ट इन तमिलनाडु, डिक्लेयर एज अ मेजर पोर्ट ऑन 11 जुलाई 1974 and it is the second largest port in Tamil Nadu and the third largest container terminal in India. हिस्ट्री आपको पता है, पहले चिदम्बरम पिल्लई के नाम पे, जो एक रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पर इसका नाम था। अब इसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट चेन्नई पोर्ट है, established in 1881, is the second largest container port in India, strategically located on the east coast. एक तो चिदम्बरम पोर्ट और चेन्नई पोर्ट दोनों अलग अलग हैं। It has evolved from handling primary oil and motor imports to managing over 60 million tons of cargo annually, enhancing trade and economic growth। कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है
कामराज पोर्ट लिमिटेड, जिसको इन्नौर पोर्ट भी कहा जाता है। पहले इन्नौर पोर्ट कहा जाता था, अब इसको कामराज पोर्ट कहा जाता है। ये एक तो नाम चेंज हो गए, ये नाम आपको याद होने चाहिए। एस्टैब्लिश इज लोकेटेड 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई। इट इज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोराइज्ड मेजर पोर्ट है। ये स्टेब्लिश किया गया 2001 में टू सपोर्ट थर्मल कोल ट्रांसपोर्ट फॉर द तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, इंपोर्ट यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज लाइक थर्मल कोल, क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर, ये चीजें यहाँ से इंपोर्ट होती हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है, स्टेब्लिश किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है। ओरिजिनली बिल्ड किसके लिए होता, मैग्नीज ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए। कार्गो हैंडल कितना करता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को छोड़ दो। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट, की डीप वाटर पोर्ट है, उड़ीसा के अंदर। लाया करता है कहाँ पर, महानदी, बे ऑफ बंगाल के कन्फ्लुएंस के ऊपर। ऑपरेशनल है कब से, 1966 से एज इंडियाज 8th मेजर पोर्ट। उसके बाद आपका कोलकाता पोर्ट है, जिसको ऑफिशियली बोला जाता है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है और ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर। सिचुएट करता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये आपकी लोकेशन हो गई, कांडला पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम। पोर्ट ब्लेयर पहले पोर्ट हुआ, मेजर पोर्ट हुआ करता, बट अब इसको हटा दिया गया है। ये होता था जब भी 13 नंबर थे, पर इसको हटाने के बाद 12 हो गए थे, अब दोबारा से 13 हो गए क्योंकि एक और पोर्ट जो है वो एड ऑन हो गया। टूटिकोरिन तमिलनाडु, इनौर पोर्ट, कोची, मैंगलोर, मारमगांव, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, कांडला। तो ये आपके सारे पोर्ट्स हैं। मेजर आपको वो पता होना चाहिए किनके नाम चेंज हुए, जैसे कांडला का दीनदयाल हो गया, कोलकाता पोर्ट का श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गया। तो ये जो नाम चेंज हुए हैं, बस उन पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपके नेशनल वाटर वे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको करंट के टाइम पर भी इनका मैप कराया था, बट फिर भी मैंने यहाँ पर इसका मैप इंक्लूड कर दिया, एक बार देख लेना। नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया टू इलाहाबाद, 2 है आपका दुबरी टू सदिया, फिर आपका 6 है बराक लखीमपुर टू भांगा, 5th है आपका ब्रह्मानी डेल्टा कैनाल के पास गोइनखली टू तलचर के अंदर, आपका 4th है आपका गोदावरी कृष्णा और कैनाल के बेसिन के ऊपर काकीनाडा टू पोंडुचेरी, 3rd है आपका कोलम टू कोटापुरम। तो इस टाइप से ये आपका पूरा नेशनल वाटरवेज का मैप है। थोड़ा एक बार गो थ्रू इसको भी कर लेना। थोड़ी सी रेलवे की बात करते हैं। क्रूशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हमें इस चीज के बारे में पता है। जो रेल नेटवर्क है वो आपका 17 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है इंडिया के अंदर। और रेलवे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। टूरिज्म के लिए, लग्जरी के लिए, नेसेसिटी के लिए, हर चीज के लिए हमारे लिए रेलवे इंपॉर्टेंट है। जो इसके 17 मेजर रेलवे जोन्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सारे मेंशन कर दिए हैं उनके हेडक्वार्टर के साथ। चाहो तो एक बार गो थ्रू इसको कर लेना, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, बट अगर मैं नहीं कराती तो ये हो जाता कि आपने ये स्किप कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, एक बार गो थ्रू कर लेना। रोड्स की बात है, लेंथ क्या है वो हम बात नहीं करेंगे, वो यूपीएससी पूछेगा नहीं। प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक आपका भारतमाला परियोजना, एम क्या है, डेवलपिंग रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, कोस्टल रोड्स और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। टारगेट है डेवलपमेंट करे 26,000 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अलोंग विद इंटीरियर एंड फीडर रूट्स। ये इसका एम था भारतमाला परियोजना का। एक है आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया गया था 2016 में टू अपग्रेड 781 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ द ग्रीन हाईवे पॉलिसी टू डेवलप इको फ्रेंडली हाईवेज। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति प्लान है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ब्रिंगिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोडवेज फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। लॉन्च्ड इन 2021। एम रहा सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। पर्वतमाला परियोजना है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्ड एट इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड प्रोमोटिंग tourism, developing ropeways in hilly areas, congested urban areas like Varanasi and Ujjain as an alternative transportation mode। समझ जाने जैसा कुछ नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए ये चीजें किससे रिलेटेड हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी, 1988 के अंदर हुई थी स्टैब्लिश। एम क्या है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंक्लूडिंग एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल क्या है इंडिया में, इतनी है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है।
स्किप भी कर सकते हो। सिविल एविएशन है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सिविल एविएशन सेक्टर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 एंड वेरियस अदर लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू द एविएशन सेक्टर इन द कंट्री। उसके अलावा एक आपकी पॉलिसी है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, जिसका एम यही था सिविल एविएशन की ग्रोथ हो, टूरिज्म का प्रोडक्ट प्रमोशन हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। फॉरेस्ट क्या होता है एट प्रेजेंट इन इंडिया? कोई भी क्लियरली नेशनल एक्सेप्टेड फॉरेस्ट की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है। हमें पता है फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होती हैं, फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर एक अच्छा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। हर तरीके से हम अलग अलग फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो हमने बना रखे हैं, कोई भी नेशनल एक्सेप्टेड फॉरेस्ट की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। अब फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से की जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप करते हो तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के सुपरविजन में होते हैं। पब्लिक एंट्री जो होती है अलाउड फॉर ओनली द कमर्शियल पर्पज ऑफ कैटल ग्रेजिंग। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देती है। लोकल पीपल यहाँ से अलाउड हैं टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड कैटल ग्रेजिंग विदाउट कॉजिंग एनी सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट। अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। यहाँ पर आप चेक कैटल को ग्रेज करा रहे हो, कैटल लेकर जा रहे हो, चाहे वहां पर आप ट्रीज कट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। नेक्स्ट, मर्चेंटेबिलिटी के बेस किसके ऊपर होता है? एक तो होता है मर्चेंटेबल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डेट और असेसेबल, जहां पर आप जा सकते हो। नॉन मर्चेंटेबल कौन से होते हैं? जो बहुत हाई माउंटेन पीक्स के ऊपर हैं, जो आपके लिए नॉन असेसेबल है। कंपोजिशन के बेस पे देखें, कॉनिफरस फॉरेस्ट और ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ब्रॉडलीफ के अंदर आता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। ये मिलेंगे आपको मिडल एंड अपर एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न मिडल हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये आपको मिलेंगे प्लेट्यू और प्लेन रीजन के अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि बेस्ड ऑन एवरेज एंडफॉल रेनफॉल के बेसिस पे आप फॉरेस्ट को जो डिवाइड करते हैं, मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं मॉइस्ट, ड्राई, लेस ड्राई, उसके डिफरेंस के अंदर। सबसे पहले देखते हैं मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। रीजन कहाँ मिलेंगे आपको? साउथ इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? वार्म होती है, ह्यूमिड एरियाज के अंदर। एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है ओवर 200 सेंटीमीटर और मीन एनुअल रेनफॉल होता है अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको ट्रीज की जो हाइट है वो 60 मीटर या उससे ऊपर मिलेगी। डेफिनेट टाइम नहीं है ट्रीज का कि वो कब अपनी लीव्स को शेड करेंगे, कब फ्लोरिंग होंगी, कब फ्रूट वहां पर आएगा। पूरे साल ये जो फॉरेस्ट हैं ग्रीन रहते हैं। स्पीसीज की बात कर ले, ये आपको याद रखना है, रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, ये सारी जो आपको ट्रीज हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। और कौन सी कॉमन ट्रीज हैं जो यहाँ पर यहाँ मिलेंगी? जैक फ्रूट, हमने कल भी बात की थी, बेटल नट पाम, जामुन, मैंगो एंड हुलो, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, फाउंड इन द लेसी रेनी पार्ट ऑफ द रीजन्स वेयर मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। साथ ही मिलते हैं, बस उसी सेम एरिया में जो जहां पर कम बारिश होती है वहां पर हम उनको सेमी एवरग्रीन कह देते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो मिक्सचर हो गया मॉइस्ट और एवरग्रीन का और मॉइस्ट डेसिडियस ट्री का। अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको मेनली कौन से स्पीसीज मिलेंगे? व्हाइट सीडर, होलोक एंड केल। तो ये स्पीसीज वगैरह, ट्रीज वगैरह आपको याद रखनी है। ड्राई एवरग्रीन कौन सा जगह? फाइंड इन द शिवालिक हिल्स एंड फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज अप टू अ हाइट ऑफ 1000 मीटर इन द नॉर्थ, फाउंड अलोंग आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका कोस्ट इन द साउथ। क्लाइमेटिक कंडीशन यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड हॉट होता है, ड्राई सीजन भी होता है, कोल्ड विंटर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ट्रीज का जो वार्निश्ड लुक होता है, सम ऑफ द कॉमन वंस यहाँ पर कौन से मिले आपको? पोमोग्रेनेट मिलेंगे, ऑलिव्स एंड ओलिएंडर, इनके ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब सेकंड है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये आपको देखने को, इसके अंदर भी दो होते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट के अंदर आपको रेनफॉल मिलेगी 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में। टॉल ट्रीज मिलेंगे विद ब्रॉड एंड ब्रांच ट्रंक्स के साथ। सम ऑफ द टॉलर ट्रीज जो होते हैं वो ड्राई सीजन के अंदर अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। मेन चीज ये है, हमें ये याद रखना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे टीक, साल, शीशम, पूरा, महुआ, आंवला, सैमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड। ये कुछ मेन स्पीसीज हैं प्लांट्स के जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं से
आपको काफी जो हमने कल क्लास की थी इन्वायरमेंट के वहां पर यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए थे। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, फाउंड थ्रू आउट द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। साथ में मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल की रेंज मिलेगी 70 to 100 सेंटीमीटर। उसके अलावा ट्रीज को यहाँ पर हमें याद रखना है, तेंदू, पलास, आंवला, बेल, खेर, एक्सलवुड एक्सेट्रा यहाँ की कॉमन ट्रीज। उसके बाद थ्रॉन फॉरेस्ट है, सिंपल सी बात है, आपको जो थार डेजर्ट वाला रीजन है उसी साइड आपको क्या मिलेंगे, थ्रॉन फॉरेस्ट मिलेंगे। जो एरिया सेमी एरिड एरियाज, वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, रेनफॉल यहाँ पर काफी कम होती है, बिलो 50 सेंटीमीटर तक। मेनली आपको प्लांट्स के बारे में याद रखना है, बबूल, अकाया, कोको, खैर, खजूरी, बीर, नीम, खेजरी, पलास, ये कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जो आपको इन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें, रीजन मिलेगा आपको नॉर्थन एंड साउदर्न इंडिया के अंदर। इन द नॉर्थ ये मिलते हैं आपको ईस्ट ऑफ नेपाल इनटू अरुणाचल प्रदेश एट अ हाइट ऑफ 1800 to 300 मीटर, रिसीविंग अ मिनिमम रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर। साउथ के अंदर ये आपको नीलगिरी हिल्स की तरफ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ये याद होना चाहिए, रोटोड्रॉन्स, चांपा एंड अ वेराइटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर आपको मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा 15 डिग्री टू 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में, रेनफॉल मिलेगी 100 to 200 सेंटीमीटर। ये देखो माउंटेन फॉरेस्ट है जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रीज यहाँ पर मिलेंगे, चीर, पाइन इज द मेन ट्री, बट ओक, जामुन एंड रोटोडेंड्रोन आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। हिमालयन फॉरेस्ट की बात करते हैं, हिमालयन के अंदर हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट है जिसमें आपको ट्री मिलेंगी, ओक, चेस्टनट, चीर, साल, श्रब्स एंड न्यूट्रिशियस ग्रासेस मिलेंगी। वहीं हिमालयन ड्राई टेम्परेट की बात करें हम तो यहाँ पर आपको ट्रीज मिलती है मेनली कॉनिफरस, देवदार, ओक, शील, गोचा, मापले, ऑलिव, मलबेरी एंड विलो। अब एल्पाइन एंड सब एल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें, इन द हायर रीचेस देयर इज अ ट्रांजिशन टू एल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्चोर अकरिंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 2500 to 4000 मीटर तक। सब एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, एक्सटेंड होते हैं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ट्रीज की बात करें, इन द वेस्टर्न हिमालय जो वेजिटेशन कंसिस्ट करती है वो मेनली करती है जूनिपर, रोटोडेंड्रॉन, विलो एंड ब्लैक करंट। ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे रेड फिर, ब्लैक जूनिपर, बिर्च एंड लार्च आर द कॉमन ट्रीज, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लिटरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट, मेनली आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ऊपर देखने को मिलते हैं। अदर एरियाज सिग्निफिकेंस का है, महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा पर भी आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। मेनली यही है, विस्लिंग पाइन्स, मैनग्रोव, डेट्स, पाम्स एंड बुलेट वुड, ये कुछ प्लांट्स हैं, फ्लोरा है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैनग्रोव्स इन इंडिया की बात करें, मैनग्रोव स्प्रेड ओवर 6740 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट स्टेबलाइज द शोरलाइन एंड प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज फ्रॉम इरोजन। सुंदरबन अलोंग द गंगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आपका मैप है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया लगा सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फिर भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।